ये सत्ता का महासमर है और सत्ता के महासमर में अगर हम बात करें तो चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, अधिसूचना जारी होती है, जब नामांकन के साथ स्क्रूटनी उनकी और नाम वापस लेने तक एक तस्वीर जो साफ होती है वो फर्स्ट फेज होता है। उसके बाद सेकंड फेज होता है कि आपकी तस्वीर साफ हो जाती है और मतदान के दिन तक, और उसके बाद जो थर्ड फेज होता है वो होता है आपका काउंटिंग के बाद में सरकार के गठन तक की प्रक्रिया होती है। ये 3 फेज में चुनाव संपन्न होता है और आज अगर हम कहें तो मतदान संपन्न हुआ है अभी और सबको इंतजार रहेगा 7 के बाद अब 11 दिसंबर का कि किस तरह का ईवीएम से पिटारा निकल करके आता है। 2274 प्रत्याशी जो हैं उनकी तकदीर ईवीएम में कैद हुई है। उनमें से 199 वो भाग्यशाली होंगे जिन्हें माननीय कहलाने का हक होगा या जिनके आगे माननीय विधायक का नाम लिख करके उन्हें सुशोभित किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा की तस्वीर कैसी होगी, 15वीं विधानसभा की तस्वीर कैसी होगी, ये बड़ा सवाल होगा ये। लेकिन इस सवाल का जवाब 11 तारीख को ही मिलेगा जब रिजल्ट्स आएंगे और परिणाम सामने आएंगे। अभी तमाम कयासबाजी, चाहे वो सट्टा बाजार हो या फिर एग्जिट पोल हो, वो चीजें होती हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली नहीं कह सकते, उसे स्वीकार नहीं कर सकते, ना ही ऐसी चीजों को कोई संवैधानिक दायरे में कोई जगह होती है। लेकिन मानव स्वभाव है, एक तरह से एक सिस्टम का पार्ट कह सकते हैं इसे भी, जो हम लोगों ने बना दिया। हर कोई जानना चाहता है कि वोट कास्ट हुआ है उसके बाद की तस्वीर क्या बन रही है। एग्जिट पोल उसी का नाम दिया जाता है कि आप वोट डालने के बाद जो पिक्चर सामने आ रही है वो कैसे बन रही है, वो हम सभी देखना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। हम लगातार जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि 72.27% मतदान 15वीं विधानसभा के लिए हुआ है। लेकिन यह फाइनल आप आंकड़ा मत मानिए, इसमें इजाफा होगा, यह इलेक्शन डिपार्टमेंट की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि मतदान 5 बजे तक जो लोग कतार में खड़े रहे या बूथ के अंदर थे उन्हें अधिकार है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उन्हें वोट देने का राइट है, वो पूरा करके जाएंगे। लेकिन तमाम बूथ जो है वो 5 बजने के साथ ही बंद कर दिए गए और जो लोग थे उन्हें अपना वोट डालने का हक जो था उन्हें दिया गया है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि परसेंटेज बढ़ेगा। खैर चलिए हम बात करेंगे इस पूरे चुनाव को किस तरह से रहा, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे रहे, किस तरह की चर्चाएं रही, तमाम चीजें आप स्क्रीन पे भी देखते रहिए आप हमारे साथ में कि कहां किस पार्टी के कितने प्रत्याशी थे। 2008 में जब डिलिमिटेशन हुआ सीटों का, सीटें बेशक 200 ही रही लेकिन कई विधानसभा जो सीट थी उनके नाम बदल दिए गए, किसी को आरक्षित कर दिया गया। वहां से कई नेताओं को इधर उधर जाना पड़ा। कई लोगों को लगा कि हमारे भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं, अब ये हमारे लिए अंधकार का वातावरण है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है। राजस्थान में अधिकार पूरे देश में, ये हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके कुछ संवैधानिक दायरे में हमें राइट्स भी दिए गए हैं, उनकी हमारी ड्यूटीज के साथ साथ चुनाव कोई भी लड़ सकता है जो उस पैरामीटर को फील करता होगा। इसलिए आज से ये एक बंदिश नहीं है कि लेकिन आपका वजूद होना चाहिए, आपकी लोकप्रियता होनी चाहिए कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और वहां से फतेह कर सकते हैं। ये आपका एक वजूद, आपकी एक काबिलियत होनी चाहिए। तो चलिए मैं इस चुनाव की जो सत्ता का महासमर का हमारा जो आज का एपिसोड है उसके मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में जिन चेहरों पर निगाहें लगी रही, चाहे नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अमित शाह, सही दर्जनों ऐसे नेता थे जिन्होंने चुनावी सभाएं की। लेकिन खास जो फोकस रहा वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पर। मैं चलिए उन नेताओं की जुबानी जो जंग रही पूरे इलेक्शन कैंपेन में और किस नेता ने कितनी सभाएं की वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बार के लिए आप सुनिए कि नेताओं के बयान किस तरह के रहे। क्या हम और आप इस तरह की अपेक्षा कर सकते थे या माना जा रहा था कि बिल्कुल चुनाव में ऐलान जंग है, इसमें सब कुछ जायज है, जिसके पास जो सामान अगर उसको उपयोग नहीं लिया तो आप पिछड़ जाओगे। क्या यह भी उसी का हिस्सा था? आपको सुनाता हूं मैं एक बार। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, अमित शाह, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, जरा सुनिए। नामदार और नामदार के चेले चपाटे पूछ रहे हैं मोदी की जात क्या है। जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। मोदी जी आते थे, कहते थे
अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे, याद है ना? युवा कहते थे आएंगे। अब नया नारा चला है, सुनो प्रेस के हमारे मित्रों, नया नारा सुनो। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। लाखों लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी से बेरोजगार किया, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है, नोटबंदी के बारे में पूछा जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जाकर पकौड़े बनाओ। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल बाबा यहीं कहीं घूम रहे हैं। मैं उनको स्पष्टता से पूछना चाहता हूं कि राहुल बाबा, आप जरा तनिक बताइए तो आपका सेनापति कौन है? आने वाला समय कांग्रेस का है, राज कांग्रेस का बनेगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी और जनता की भागीदारी वाले शासन कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। अहंकार तो इतना अहंकार भाइयों, इन्होंने अपनी सरकार बना ली, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट बांट दिए, इन्होंने अपने मंत्री भी बना लिए, और इन्होंने अब अटके अगर किसी चीज के ऊपर है तो किस्सा किस कुर्सी का, किस मुख्यमंत्री को कुर्सी मिलेगी। तो ये जो जिस प्रकार जुमले बोल बोल के कामयाब हो गए, न 15 लाख नौकरी मिली और ना दूसरे जो कमिटमेंट के जो पूरे हुए, खाली वो उनका जो संकल्प पत्र था, वो संकल्प पत्र खाली नाम का रह गया, कोई काम नहीं हो। तो चलिए, राजस्थान की सियासत के ये वो 6 दिग्गज जो पूरे चुनाव कैंपेन में सबकी निगाहें इन्हीं पे टिकी रही। राजस्थान का बेशक इलेक्शन हो, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि पहली मर्तबा किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को इतनी सभाएं करते हुए देखा है। चलिए, महेश शर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक हमारे साथ हैं। अरुण शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, अशोक सिंह हमारे साथ हैं, भाजपा नेता, और विष्णु कुलवाल बीएसपी नेता हमारे साथ है। सभी का स्वागत। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा है कि पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतनी सभाएं नहीं की, और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टियों के विधानसभा चुनाव में इस तरह से इतनी सभाएं, इतने रोड शो क्या करते थे। पैटर्न बदल रहा है राजनीति का। देखिए, राजनीति का पैटर्न जो काफी कुछ में ये बदलाव आया ये, और आप ये देखा होगा कि इससे पहले भी गुजरात है या मतलब कर्नाटक के चुनाव, चाहे यूपी के हों और दूसरे भी हैं, इनमें मतलब जिस तरह से दोनों जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं, ये इनका मतलब बड़ा सक्रियता रही है। सवाल ये आता है कि इस तरह की जो क्यों हो रहा है, तो ये मौजूदा जो सत्ता भाजपा के पास है, वो वापस से सत्ता में कायम रहना चाहती है। जिसे बोलते हैं कि सत्ता विरोधी लहर जो बनती है, तो वो सत्ता विरोधी लहर को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को कूदना पड़ा है, और वो एक दूसरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई है। जो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग में मतलब क्या कहते हैं, जो सचिन पायलट और गहलोत जी ने जो मुद्दे उठाए थे, वसुंधरा राजे जी ने अपने मतलब उपलब्धियों के और लाभार्थियों के लिए सारी जो चल रही थे, तो और अंत में जाकर के जो है अमित शाह और आपके मोदी जी और राहुल वगैरह जो मैदान में है, तो राष्ट्रीय मुद्दों का बनाते बनाते एकदम सॉफ्ट हिंदुत्व और एक हार्ड हिंदुत्व के मुद्दे ला करके बीच में डाल दिए, जिसमें आप उसको कहते हैं जाति, गोत्र, नामदार, कामदार, चौकीदार और राजदार, किन किन संबोधनों से लेकर के ऐसा लगा जैसे मुद्दा विहीन राजनीति हो गई है, और चुनाव में कोई मुद्दे नहीं रहे, और महंगाई आम मतलब क्या पेट्रोल डीजल के दाम आपने देखा होगा चुनाव के दौरान काफी तेजी से एकदम 9-10 रुपए पेट्रोल के दाम भी घटे हैं। अब इसका ये मालूम नहीं कब तक ये रहेगा दौर, और शायद हो सकता है कि अब बढ़ोतरी का दौर शुरू हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं मतलब ये मामला जो है किसानों को लेकर के बातें हुई है, रोजगार को लेकर के बातें हुई है कि हम इतना रोजगार देंगे, हम इतना रोजगार देंगे, हम इतना भत्ता देंगे, हम इतना भत्ता देंगे, हम किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे, वो 10 दिन में कर देंगे। तो मतलब ये सारे जो मुद्दे हैं, और महिलाओं के मतलब क्या कहते हैं वो अलग अलग मतलब जो बातें हैं कि हमने मतलब फांसी की सजा का ऐलान किया है, और हमने मतलब क्या कहते हैं इस तरह का हम और भी सुरक्षित सम्मान महिलाओं के सम्मान के लिए हम ये काम करेंगे। कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए कि पिछले जो 2013 के जो चुनाव हुए थे, लगभग कमोबेश मुख्य वही मुद्दे थे, लेकिन हाँ इसमें
तेवर जो है लास्ट में जाकर के वो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच में बन गया। जी चले मैं आऊंगा अरुण जी, मतदान संपन्न हो चुका है और मैं जानना चाहूंगा पहला रिएक्शन कांग्रेस का, किस तरह से देखा आपने चुनाव, क्या दावा है अभी योगेंद्र जी, मतदान का पूरा परसेंटेज आना बाकी है ऐसा मैं मानता हूं, पर जिस तरीके का फीडबैक है अभी तक ये काफी ऐतिहासिक होने वाला है। पिछले जो रिकॉर्ड मतदान था उसको वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। और रहा सवाल आपका कि ये अभियान कैसा रहा, अभियान में काफी आतिशबाजी थी, आपने खुद वर्णन किया है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी की कुछ बड़ी छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशें हैं, जिनमें से एक ख्वाहिश अब जग जाहिर है, वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। एक्चुअली वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते, वो विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। और आप सही अर्थों में देखें तो वो सवाल मुक्त भारत चाहते हैं, वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, ऐसा भारत चाहते हैं। उसके लिए वो बहुत मेहनत भी करते हैं। आपने सही उल्लेख किया, मुझे अपने 60 साल की उम्र में कोई प्रधानमंत्री ऐसा याद नहीं है जिसका मुख्य शौक, हॉबी चुनावों की रैली हो। आप देखिए कितना मैराथन एक्सरसाइज मोदी जी ने की है। पूरे देश में, इतना बड़ा देश है, चुनाव होते रहते हैं, पर जिस शिद्दत से चुनावों में वो हिस्सा लेते हैं और रैलियों में भाषण करते हैं, उसमें अक्सर मुद्दे गौण हो जाते हैं, आतिशबाजियां चलती हैं, नए नए जुमले चलते हैं। वो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि राजस्थान का चुनाव बहुत ही क्रूसियल इस सेंस में है योगेंद्र जी, यहां से 2019 की दिशा अब तय होगी। मैं लौटूंगा आपके पास में। अशोक सिंह हमारे साथ भाजपा नेता है। अशोक सिंह, कांग्रेस पूरे भरोसे में है कि हम सत्ता में आ रहे हैं। 1993 से यही सिलसिला अब चलता आ रहा है, एक बार आप एक बार ये, और अब की बार स्लोगन दिया है और मुद्दा भी यही है। कांग्रेस का स्लोगन है कि अब बदलेगा राजस्थान, और आपका है एक बार फिर भाजपा सरकार। तो यह देखना होगा कि अब की बार फिर भाजपा सरकार या फिर अब राजस्थान बदलेगा। कांग्रेस का कहना है कि अब राजस्थान बदलेगा, आप क्या कहेंगे मतदान के बाद? देखो, सबसे पहले तो लोकतंत्र का पर्व था, उस लोकतंत्र के पर्व में आज जनता ने जिस प्रकार से मतदान किया, उनको सबसे साधुवाद और उनको धन्यवाद। फिर बात आती है कि जिस प्रकार से हमने कैंपेन करी और जिस प्रकार से 5 राज्यों के अंदर हमने किस प्रकार से एकजुटता दिखाई और लयबद्ध रूप से हमने जनता के समक्ष गए और हमने ये बताने की कोशिश करी कि हमने किस प्रकार से विकास के कार्य किए हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे हमारे सेंटर के गवर्नमेंट के हो, उनको बताने की कार्रवाई करी। और उसके अलावा आप देखिए जिस प्रकार से अमित शाह जी यहाँ आए, नरेंद्र मोदी जी आए, यहाँ पे सभाएं करी। नरेंद्र मोदी ने कम से कम आप देखिए 12 सभाएं की, हमारे टोटल 212 के लगभग सभाएं हुई। सबको हमने बताने की कोशिश करी कि हमने किस प्रकार की हमारी योजनाएं थी और उन योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित किया, और उसके अलावा हमारे कैसे लाभार्थी थे जिन योजनाओं को हमने पहुंचा। उसी के परिणति की देखिए जो आज जनता है उसको देखेगी, नापेगी, तोलेगी कि किस प्रकार से 5 साल की सरकारें कैसी थी और वर्तमान में सरकारें कैसी थी। उनको देख करके ही वो उस हिसाब से देखेगी वोट को किसके तराजू में तोला जाए। जहां तक हर चीज में आप तराजू में देखेंगे तो आपको हर परसेंटेज में मिलेगा कि 50 साल बनाओ 5 साल के आप देखेंगे, 70 साल बनाओ 5 साल आप देखेंगे, तो उसके अंदर काफी अचीवमेंट हुआ है कि हमने जनता को यह बताने की कोशिश करी है। जहां तक कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से जातिवाद है, परिवारवाद है, तुष्टिकरण की नीति लेके आए थे, साथ साथ वो धर्मवाद की भी लेके आते हैं, और उनमें आप देखिए किस प्रकार से वो चलने की कोशिश करते हैं। जहां तक आप प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे थे कि अरुण जी कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्या है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रधानमंत्री जो बनता है वो कहां से आया, किस प्रकार से प्रधानमंत्री बनता है, और आप एक परिवारवाद के नाम से चल रहे हैं और एक नामवाद के नाम से चल रहे हैं। हमने ये परिपाटी नहीं करी। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप देख के आगे देख लीजिए कि कहां से जाता है, और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस प्रकार से बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनते हैं, और कितने चुनाव हारते हैं, उसके बाद में भी उनको परितोष दिया जाता है। हमारे यहाँ इस प्रकार से परितोष की प्रणाली नहीं है। हम उसमें समग्र देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा कैडर बेस पार्टी है, उस कैडर बेस के पार्टी को लेकर हम जाने की कोशिश करते हैं। जहां तक राजस्थान की परिप्रेक्ष्य की बात आती है, राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में आप देखिए जिस प्रकार से हमने जनता के सामने हमारे जितने काम किए हैं उनको ले जाने का हमने काम किया है।
जहां से हमारा हर चीज के अंदर टिकट वितरण से लेकर के भरोसा कितना बीजेपी को, भरोसा कितना, मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी को हम तो जब सत्ता में आते हैं और पूरे 5 साल की कार्रवाई करते हैं, उसमें ही हम इस प्रकार से चलते हैं कि हम जनता के किस प्रकार से कामों को कर सके और जनता हमें एक आशीर्वाद के रूप में, वोट के रूप में दे और हम उनकी वापस से उनकी सेवा कर सकें। इसी को ध्येय को रख करके हम इसको चुनाव में लड़ते हैं। और जी चलिए, मैं लौटूंगा। विष्णु कुमार जी हैं। विष्णु जी, कांग्रेस का अपना दावा है कि अब बदलेगा राजस्थान, बीजेपी का अपना दावा है कि एक बार फिर भाजपा की सरकार जनता सेवा का मौका देगी। बीएसपी का क्या कहना है? इस मतदान संपन्न हो चुका है, सेवा का मौका आखिर किस मिल रहा है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस पवन पर्व उत्सव के अंदर उन्होंने एक शांतिपूर्ण मतदान करके जो सहयोग दिया, उसके लिए हमारी पार्टी राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करती है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, देखिए योगेंद्र जी, ये दोनों पार्टियां एक सी बातें करेगी, इनकी नीति और रीति अलग अलग है, बातें पर इनकी एक है। जब जब भी तीसरी को सत्ता में पार्टी आना चाहेगी, जब जब ये दोनों पार्टियां एक साथ हो जाती है। और आज राजस्थान की जनता ने जो करीबन मेरे को लगता है कि 80%, एक इतिहास होगा राजस्थान का कि 80% करीबन मतदान होगा, ऐसा मेरा सोच रहा है। तो राजस्थान की जनता ने यह निश्चित कर लिया है कि जिस सरकार ने 5 साल में भ्रष्टाचार किया हो, उस भ्रष्टाचार की सरकार को मुक्ति चाहती है और ये उसी के परिणाम है कि आज 80% मतदान हुआ है। चले, मैं महेश जी के पास वापस आना चाहूंगा। महेश जी, ये पूरा चुनाव कैंपेन अगर हम देखें तो दिग्गजों में स्थानीय मुद्दे तो बिल्कुल गायब थे, विकास का मुद्दा होना चाहिए था, और जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मुद्दे कि महंगाई, भ्रष्टाचार, दूसरे मुद्दे, उन पर चर्चा नहीं की गई पूरे कैंपेन में। नरेंद्र मोदी नामदार, कामदार और जातियों में उलझे रहे और राहुल गांधी उन्हें काउंटर करने के लिए राफेल मुद्दे से जुड़े, उन्होंने चौकीदार का जिक्र कर करके और जो जनता के बीच से आवाज निकलवाई, वो सब चलता रहा। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा पूछती रही पूरे चुनाव के अंदर। अशोक गहलोत पूरे चुनाव में 15 लाख रोजगार का क्या हुआ, ये सारे जो मुद्दे चलते रहे। नोटबंदी को बड़ा स्कैम बताया। प्रतिपक्ष, हमेशा प्रतिपक्ष के पास में मुद्दे के आधार पर सरकार के फेलियर पॉइंट या सरकार की कमियां होती हैं, वही गिनाने के लिए होता है। ऐसा कोई भी हो, ये राजनीति का एक हम उसूल कह सकते हैं कि राजनीति का एक ये कहें कि जो सिनेरियो बन चुका है वो सबको दिखाई देता है। तो पूरे चुनाव को देखें कि वास्तव में मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया, इसे माना जा सकता है? नहीं, अभी अगर यूं देखा जाए तो ये कि मुद्दों से शुरुआत करने की कोशिश की गई और बाद में मुद्दा विहीन हो गया। मुद्दों की शुरुआत यहां से हुई थी कि जैसे आपने गौरव यात्रा में जब वसुंधरा जी की जो गौरव यात्रा शुरू हुई थी, तो रोजाना कांग्रेस की ओर से एक सवाल भेजा जाता था कि ये सवाल का जवाब देंगे, जवाब देंगे, और उनके कोई उसके उत्तर नहीं है। यहां तक तो ये चल रहा था। उसके बाद में मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मतलब क्या होता है, बूथ लेवल के कार्यक्रम हुए, जिस तरह के हुए, दोनों साइड में जिस तरह से सिर्फ टोल वाली स्थितियां भी बनी, विद्रोह की नजर भी आई, तो ऐसा कहीं ना कहीं। और दोनों दलों ने इस बार बूथ लेवल तक, अगर आप ये देखें कि ये बूथ जो परसेंटेज अभी कुलवाल जी बोल रहे थे कि ये परसेंटेज क्यों बढ़ रही है, तो बढ़ने के कारण 2-3 हैं। एक तो वो है कि सरकारी तंत्र ने, जो चुनाव विभाग का जो तंत्र है, उसने भी काफी जिसमें जोर लगाया। दूसरा, आप ये पहली बार मेरे पास है कि मतलब मेरे घर के अंदर मेरे पास मतलब इलेक्शन विभाग का मतलब क्या होता है ना, वो आया है कि यहाँ इस केंद्र पे आप जाके मतदान करें। दूसरा, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बूथ लेवल पे काम किए और ये उनको टारगेट दिए गए थे, एक एक कार्यकर्ता 60 से 100 मतलब क्या कहते हैं मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेके आए। ये इनका मतलब इस बार दोनों का, और यही शायद प्रतिशत आगे बढ़ रहा है। और तीसरा एक कारण ये है कि जो नए मतदाता हैं, जो बिल्कुल पहली बार वोट देंगे, तो उनमें भी एक क्रेज था, तो वो भी उन्होंने भी एक सक्रियता दिखाई। और कुछ बदलाव के लिए मतलब क्या कहते हैं वोट ज्यादा पड़ा है, और कुछ मतलब क्या कहते हैं ये है कि बदलाव, ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी मतलब नलीफाई करने के लिए भी मतलब क्या कहते हैं बड़ी मात्रा में मतदान हो रही स्थिति। जैसा ये इस बार पहली बार जिस तरह से मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है, उसको ये देखते हुए लगता है कि बड़ा मतलब, और बागी भी है मैदान में, और साथ साथ ही मतलब क्या कहते हैं आपको तीसरे मोर्चे के बहुत से दल हैं,
ऐसी कहीं चतुष्कोणीय मुकाबले हैं, कहीं त्रिकोणीय मुकाबले, कहीं ऐसी जो चीजें आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि अदृश्य अभी मतलब एक जिसे ये ज्यादा प्रेडिक्ट ये कर दें कि 80% से सत्ता बदल जाएगी, अभी फिलहाल मतलब कहना ये मतलब उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी इसके क्या परिणाम हो सकते हैं कि जहां उम्मीद होगी भाजपा को वहां उम्मीद नहीं मिले और दूसरा दल जिसको उम्मीद नहीं थी उसको उम्मीद मिल जाए, और जहां मतलब क्या कहते हैं ये ऐसे बड़ी चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम परसेंटेज को देखें तो परसेंटेज के आधार पर अगर चर्चा की जाए तो कई बार ऐसा हुआ है कि परसेंटेज बढ़ा भी लेकिन सत्ता पक्ष को ही रिपीट करने का अवसर मिल गया और मतदान कम भी हुआ। बिहार का एक बार का मैं बताना चाहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ लेकिन सरकार भी रिपीट हो गई। अरुण जी आपके पास वापस आना चाहूंगा। अशोक सिंह को हमने आप पहले सुना जी, अशोक सिंह सीधा सीधा कह रहे थे कि इनके पास में कोई मुद्दे नहीं थे और हमारे पास में हमारे विकास की योजनाओं की ताकत रही, चाहे केंद्र हो चाहे राजस्थान हो, उसके आधार पर हम सरकार में वापसी का दावा कर रहे हैं। देखिए सबने देखा है कि कितने मुद्दे तो प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्रीय मुद्दे उठाए और कितने वसुंधरा जी ने स्थानीय मुद्दे उठाए। एक बड़ा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अरुण जी आ रहा हूं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महापर्व और लोकतंत्र का पर्व इसे कहा जाता है। काफी आपने कश्मकश देखी सत्ता के लिए, नामांकन, टिकटों का वितरण, उसके बाद मतदान, रैलियां, जो चीजें जैसी भी होती हैं, एक पार्ट जो होते हैं फेजेज में जो चीजें होती हैं तैयारियों की, हमने आपको सब दिखाई। मैं अरुण जी आपके पास में था जी। बीजेपी का दावा है कि हमने विकास योजनाएं जो की है उनके बूते उनके दम पर हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। हाँ, मैं ये आपको कह रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहां थे, काफी अरसे उन्होंने बिताया यहां पर। आपने कभी उनके मुंह से, उनके भाषणों से कभी नोटबंदी का नाम सुना? एक महान काम जो उन्होंने किया था नोटबंदी का, गिना सकते थे, ऐतिहासिक काम किया है मैंने, किसी का साहस नहीं था ऐसा काम मैंने किया, उसका जिक्र आपने सुना नहीं होगा। ऐसे ही चमत्कारिक जीएसटी मैंने लॉन्च की इंडिया में पहली बार रात को 12 बजे घंटा बजा के, 4 स्लैब्स में 28% टैक्स और 18% टैक्स, उसका आपने जिक्र सुना? नहीं सुना। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी अपना कोई उपलब्धियों का उल्लेख इस इलेक्शन में नहीं हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, पूरा अभियान भटक गया। नामदार दामदार में हनुमान जी की जाति पहली बार प्रकट हुई। अरुण जी दोनों ही तरफ से भटकाव देखा गया। एक ही पार्टी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, अगर सामने से कोई आरोप लगेंगे या कोई अवांछित बातें होंगी, उसका बिल्कुल जवाब नहीं देना राजनीति में मेरे ख्याल में वो भी उचित नहीं है। हालांकि हम बहुत संयम और गंभीरता से सारे मुद्दों को लेते हैं, लेकिन जैसे आपने अभी एक उल्लेख किया चौकीदार वाला, मैं ये कह रहा हूं सर, किसने 2013 में देश को बताया कि भाइयों और बहनों, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, आपका सेवक हूं, चौकीदार मानिए मुझे। अब मुझे भी सुनने में खराब लगता है जब चौकीदार बोला जाता है, तो हो सकता है आम लोगों को भी लगता हो, लेकिन प्रचलित ये सब उन्होंने ही किया है। ऐसे ही वो नामदार दामदार चल रहा है। मेरी जितनी सी भी हिंदी में जानता हूं योगेंद्र जी, उसके हिसाब से नामदार का अर्थ ये होता है कि जिसका नाम हो समाज में, देश में नाम हो, वो नामदार है। और नामदार आदमी तभी होता है जब उसने ऐसे कोई उल्लेखनीय काम किए हो। कोई ऑटोमेटिकली नामदार नहीं होता। वो नामदार कह के उन लोगों को चिढ़ा रहे हैं जिनकी 3-3 पीढ़ियां पूरे देश ने देखा है कि देश के काम में आई। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास में। शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ समीक्षक हैं। शंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। पूरे इलेक्शन कैंपेन की बात अगर हम कर रहे हैं, जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? ये लंबा एक आपका एक्सपीरियंस है। चुनाव आम चर्चा तो अगर कहें चौराहे की तो यही है कि चुनाव में नेता भटक गए थे, जो मुद्दे होने चाहिए थे उनसे दाएं बाएं जा रहे थे।
नहीं, देखिए ऐसा है, अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे अपने कि भाई मोदी जी ने इसका नोटबंदी का जिक्र नहीं किया, पर राजस्थान की सभी सभाओं में मोदी जी ने ये कहा था कि मैंने दीमक को मारने के लिए जो कड़वी से कड़वी दवा होती है वो डालते हैं, इसलिए मैंने नोटबंदी करी थी। नोटबंदी का जिक्र उन्होंने किया। दूसरा, मैंने उनके भाषण की पूरी समीक्षा सुनी है, पूरा भाषण मैंने लगभग देखा है कई जगह का, तो उसमें उन्होंने 1 घंटे का या 40 मिनट का भाषण दिया है, तो 30 मिनट तक लगभग अपने सरकार की उपलब्धियां ये वो सब बातें करी है। लेकिन क्या होता है कि नेगेटिव जो या पॉजिटिव इस तरह की जो बातें होती है ना, चुटकीली बातें होती है, चर्चा उनकी ज्यादा होती है। 10% के अंदर उन्होंने 10 मिनट के अंदर उन्होंने ये कहा होगा नामदार कामदार, जैसे जैसे आपने बताया। तो चर्चा जो जनमानस में होती है उन चीजों की ज्यादा होती है, और जो पॉजिटिव चीजें कोई भी सरकार बताता है उनकी नहीं होती है। जैसे आपने कहा कि साहब सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कोई वसुंधरा जी ने अपनी उपलब्धि नहीं बताई, तो उन्होंने 2 महीने घूम करके या 3 महीने घूम करके सारे राजस्थान में अपने एक जगह पे जहां गए वहां पर उन्होंने उपलब्धियां बताई। चुनाव के समय में तो क्या होता है कि वहां लोकल मुद्दे, फिर कोई न कोई किसी न किसी, मान लो सचिन पायलट साहब ने या अशोक गहलोत साहब ने कुछ कहा है या वसुंधरा जी ने कुछ कहा है तो उसका काउंटर, तो ये सब चीजें चलती रहती है। तो इसलिए ये चुनाव में जो भटकने वाली बात है, इसमें मैं ऐसे मत नहीं हूं आपकी बात है कि चुनाव में मुद्दे भटक गए और चुनाव में आम आदमी की बातें कम हुई, लेकिन आम आदमी के मन में निश्चित रूप से बात है कि हमारा ये मुद्दा जो है जीवंत है, और ये इस मुद्दे के अंदर हमें ये नहीं मिला या ये नहीं मिला। ये जहां भी जितने भी सर्वे आए हैं या जो भी चर्चा अपन टीवी पर सुनते हैं, उसमें सब में ये बातें करते हैं लोग कि मेरे यहाँ सड़क नहीं बनी, या मेरे यहाँ पानी नहीं मिला है, मेरे बिजली नहीं है, या हमारे ये नहीं है, रोजगार नहीं मिला, ये सब बातें होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि चुनाव में वो मुद्दे भटक गए हैं, जनता में के मन में तो पक्की तरह से, पूरी तरह से है। अब ये है कि नेता जो है अपने भाषण देते हैं, तो वो भाषण का एक सीमा भी होती है, आदमी को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भाषण देना होता है, आगे की मीटिंग में जाना होता है, तो इसलिए वो मुद्दे छूट जाते हैं। जी महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा कि इलेक्शन का जो दौर होता है उस दौरान नेता एक भाषण में अपने वस्तु स्थिति को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मुझे मुद्दा क्या मिलेगा, चाहे राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी ने क्या स्पीच दिया, या योगी आदित्यनाथ ने क्या स्पीच दिया, कांग्रेस उसमें से तलाश रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने अगर कोई स्पीच दिया, कहीं पे कहीं कोई चूक हुई या फिर सोशल मीडिया पे जिस तरह की कोई चीजें चल गई तो उसको पिक किया। ये पूरा जो चुनाव कैंपेन है, मतलब अपना एक आधार जो है उस पर फोकस कम किया गया। शंकर जी कह रहे हैं कि मुद्दों पे भी रहा, लेकिन ये बात सही है कि उसको डाइवर्ट हुए हैं। तो इलेक्शन में पब्लिक सुनना ये सब चीजें पसंद करती है कि नेता काउंटर करने के लिए उन स्टेज का या मंच का है उसका उपयोग करते हैं? देखिए, दोनों चीज है। मतलब एक बात यह है कि लगातार कोई भी जो मौजूदा सरकार है वो अपने उपलब्धियां गिनाने में रहती है, लगातार हो रहे। आम आदमी समझ रहा है कि आपने जो उपलब्धियां गिनाई है उसका मेरे को कितना लाभ मिला, वो भी ये भी महसूस करता है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो भी समझता है कि ये मतलब सिर्फ क्या करता है ना, इस समय उनको भी वोट चाहिए, इधर भी वोट चाहिए और उधर भी वोट चाहिए। अब वो लगातार एक प्रोसेस में रहता है, मतलब 20-25 दिन या 1 महीने के तक दौर के अंदर वो जो रहता है, तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे नेता आपस में परस्पर, कांग्रेस वाले के वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या, तो काउंटर जो जवाब देने के लिए है, तो वो वाली जब चीजें आती है, जैसे उन्होंने एक कहा कि जैसे मारवाड़ के अंदर जाकर के उन्होंने शशि थरूर का इनडायरेक्ट में कह दिया कि यहाँ मारवाड़ में इतनी मीठी भाषा बोली जाती है कि बिच्छू को भी बिच्छू जी कहा जाता है। मतलब ये ऐसी जो चुटकेदार चीजें से क्या होता है कि भाषण में मतलब वो जो एक लालित्य आ जाता है, लोग बाग उसको सुनने को उत्सुक होते हैं। आज की तारीख में जितने भी मास्टर स्ट्रोक लगाए गए हैं वो मोदी जी की तरफ से ही लगे हैं। और इसके अलावा जो भी आप ये देखिए कि जब चुनाव का अंतिम दिन था उस दिन मतलब क्या कहते हैं कि जो राफेल का अभी तक का जो दौर जो चल रहा था लगातार, मोदी जी बिल्कुल राफेल को बीच में नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे ही मतलब क्या कहते हैं मिशेल को सऊदी अरब से लेके आए और उन्होंने अगस्ता वाला के अब हमने किसी राजदार को बुला लिया है और एकदम पलटा, उसको पलटवार के रूप में इस्तेमाल किया। अब के राजदार बताएगा किन किन की क्या चीज है। तो ये राफेल का जवाब अगस्ता वेस्ट से किया गया। तो ये मतलब एक रणनीति के एक हिस्से भी होते हैं, जनता को बांधना भी होता है। अगर आप रोजाना ही सुबह मतलब मिस्टर मिसाइल को जो लेकर के आए उसको लेकर के कांग्रेस लगातार यह भी कह रही है कि सीबीआई, ईडी, इंटेलिजेंस सबका दुरुपयोग कर रही है, सत्ता प्राप्ति के लिए नरेंद्र मोदी इसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए ये वाली जो चीज है ना, ये वाली आप ये देखिएगा कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस दौरान बीजेपी ये आरोप लगाती थी कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना।
क्या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है मौजूदा सरकार। उसी तरह से अब चूंकि वो विपक्ष में कांग्रेस है तो वो ये इस पे आरोप लगा रही है। तो ये सारी जो चीजें हो रही है कि ये एक दूसरे की मतलब होना तो ये चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं की सेंटिटी को बनाए रखना चाहिए, चाहे वो विपक्ष का भी दायित्व बनता है तो सत्ता पक्ष का भी दायित्व, लेकिन अंततः चीज वहीं आ जाती होगी। इसमें क्या है कि कुछ न्यायपालिका के जो कमेंट्स भी आते हैं ना उनको भी आधार बना लेते हैं आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बनाने के लिए। अब जैसे कि सीबीआई के रूप में एक बार तोते का इस्तेमाल किया गया, वो तोता कहां से उड़ा, कैसे लाया गया, अब तो बिल्ली बता दिया गया सीबीआई को, अब उसको इस तरह से बना दिया। तो ये जो चीजें हैं जो इसको इस तरह का जो एक जिसे बोलते हैं ना कि कोई वो चीज एक आम आदमी में अपने स्वार्थ को दिखाने के लिए मुझे वोट चाहिए। अब उस वोट चाहने के लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे अपने पक्ष में लेने के लिए अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करने, अपने दल की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं अपनी उपलब्धि गिराऊंगा, दूसरों की कमियां बताऊंगा और दूसरों की कमियों के आधार पर कुछ बात करूंगा और बीच बीच में अपना ये इस तरह का छोटे मोटे मसले, नहीं तो मैं कितनी भाषण भी अगर लगातार भी दूंगा तो कहीं ना कहीं जुमलेबाजी भी आएगी, हास्य परिहास के क्षण भी आते हैं और दूसरे भी आते होंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस बार जो मुद्दों को लेकर के शुरुआत हुई थी, आप ये देखा होगा कि मुद्दों की शुरुआत हुई थी लगातार जो मुद्दे अब जिसमें है कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है भाजपा, और जो आपके विपक्ष के जो सचिन पायलट है या गहलोत साहब है वो जो उस चीज को लेके बाद में वही चीज जो मुद्दे लेकर के जो चले थे बाद में वो फिर कमर और काले की उस संकेतों में आने लगे। तो ये जो चीजें आ रही है तो ये मतलब और कहीं कहीं तो सेहत को लेकर के भी कि भाई मोटापे पे भी बातें शुरू हो गई। ये ऐसा तो नहीं कि मतदाता या सभा में आने वाले जो लोग हैं वो ये सब चीजें सुनना पसंद करते, अगर ऐसा है तो ये ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा का है फिर तो ये इसमें मनोरंजन। साथ में आज एक बात बताइएगा कि सभा में भीड़ जो जुटती है, कुछ तो कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं से जुटाई जाती है, कुछ ये भी देखा जाता है कि भाई कैसे क्या किया तो लोग सुनने आते हैं। अब आप ये देखिए अटल जी का देखें आप, चाहे उस समय इंदिरा जी भी आती थी भाषण देने के लिए तो इंदिरा जी को भी सुनने जाता था, और आपके वाजपेयी जी जो भाषण देते थे तो आप ये देखें तो मोट पड़ता था सिला, उसमें कांग्रेस और सब वो उसमें दलहीन हो जाता था मामला। ऐसी चुनाव सभाओं का आज की तारीख में देखें तो सबसे अगर ऑरेटर के रूप में अगर किसी पॉलिटिशियंस का अगर कोई सुनना चाहता है देखना चाहता है तो आज की तारीख में नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी है। मैं ये निष्पक्ष अपनी तरफ से मैं अपना जो मैंने महसूस किया है, राहुल में परिपक्वता आ गई है, राहुल गांधी के अंदर भी परिपक्वता है, तब पहले की बीच में और अब के बाद में बीच में। लेकिन अब ये चूंकि लगातार ये जो चल रहा है उन पर भी जो केंद्र में जब कोई आदमी मेच्योरिटी की तरफ चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार वापस मैं जाना चाहूंगा अशोक सिंह जी के पास में। अशोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए पब्लिक के जो मुद्दे होते हैं डेवलपमेंट, रोजगार, महंगाई या जिस से को तकलीफ हुई हो, कोई ऐसा इश्यू हो सरकार का लगता हो कि भविष्य के लिए अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन जैसे कई बार कही जाती है कि विकास के लिए कांटों या कड़वी घूंट भी पीनी पड़ती है, उस टाइप की जो चीजें जो जीएसटी को लेकर माना जा रहा है, नोटबंदी को लेकर के माना जा रहा है, इसका कुछ इंपैक्ट नजर आया? क्योंकि पब्लिक का ये कहना है कि जीएसटी की वजह से व्यापारी परेशान हुए हैं, महंगाई से लोग त्रस्त रहे हैं, और जब दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं चाहे कितने भी बढ़ रहे हो तो हिंदुस्तान में फ्यूल रेट्स कम आ रही हैं। ये सिर्फ एक महज चुनाव की वजह से, जैसे अभी भी कहा कि महेश जी ने कुछ देर पहले ही कि अभी फ्यूल रेट्स को डाउन तो किया गया है लेकिन कितने दिन के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम देखें तो क्रूड के जो प्राइस है वो तो बढ़ती जा रही है। फिर कैसे कर्नाटक में भी आप लोगों ने कम किए थे लेकिन उसके बाद ही एकदम से जंप भी आया, तो ये सब चीजें पब्लिक समझ नहीं पा रही होगी। देखो कि सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि इन्होंने कहा कि जीएसटी के कांग्रेस मैनिफेस्टो लेके आई कि एग्रीकल्चर के जितने भी हम सामान बनाएंगे जीएसटी में लेके आएंगे, और गुजरात में जाते हो कहते हो साहब गब्बर सिंह टैक्स है। यदि आपको जीएसटी इतना अच्छा लगा तो आप उसको टैक्स में इंप्लीमेशन कर रहे हो, तो मतलब ये जो जीएसटी का हम लेके आए वो एक अच्छी चीज आपने खुद ने उसके ऊपर प्रमाणित रूप से आपके मैनिफेस्टो में लगा दी। दूसरी बात आती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आप बात करते हैं तो पेट्रोल प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि आप जुलाई, अगस्त और सितंबर के कुछ आप देख सकते हैं आंकड़े फर्स्ट वीक तक इस 2.5 महीने में या 2 महीने के लगभग इसके आंकड़े बढ़े थे। उसका हमने कारण बताया कि आपके इसके 3 कारण थे।
एक तो था कि जो वेनेजुएला है, तुर्की है, जो देशेस थे उनके ऊपर प्रतिबंध था, ईरान पर प्रतिबंध लगा। उस ईरान से प्रतिबंध जैसे अमेरिका जैसा देश लगा रहा था कि आप इन पर पूरे देशों पर, भारत ने उसमें स्थिरता लेके आए। जहां तक वो G20 के देशों का सवाल है, जिस प्रकार से ओपेक के देशों का सवाल है, तो ओपेक्स पे आप देखेंगे कि ओपेक्स वाले जो देशेस थे उनका उत्पादन के अंदर नहीं कर रहे थे, तो 10 के लगभग उसका था, बैरल का था, उसके अंदर यदि आप कम करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके बैरल के दाम बढ़ते थे। उसमें हमने अंकुश लगाने की कोशिश की, चाहे हमारी G+22 की जो मीटिंग हुई हो या और घरेलू कारण हुई हो, उसमें हमने जनता को बताने के काम किया। आज इस प्रकार से जिस प्रकार से रेटों का आप देखेंगे यहाँ पर के 72 या 73 रुपए के लगभग जयपुर में तेल की रेट आप मिल रही है। ये इसको देखा जाए कि चुनाव से जोड़ के देखा जाता है, तो ये चुनाव के आईना है, वो कोई आईना भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती। जिस प्रकार से इंटरनेशनल मार्केट आते हैं, घरेलू मार्केट की बात आती है या और भी किसी कारण से आते हैं, उनको देखते हुए हम इसमें करते हैं। जहां तक हमारे जिस प्रकार से हमने विकास की योजनाओं को धरातल पर ले जाने का काम किया है, उसी का परिणति आप देख लीजिए। लोगों को किस प्रकार से आपको रोजगार की बात आती है, तो रोजगार के अंदर हमने 2.5 लाख के लगभग रोजगार दिए, बाकी 1 लाख के लगभग हमारी जितनी भी वैकेंसी सरकारी जो पाइपलाइन में। जहां तक स्वरोजगार की बात आती है, जिसमें चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे हमारे कितने भी योजना हो, चाहे मुद्रा जैसी योजना हो, जिसमें हमने लोन देने की बात करी, जो उस व्यक्ति को लोन चलिए, आपको क्या लगता है महंगाई थी? महंगाई चलिए कि फ्यूल रेट्स, लेकिन फ्यूल रेट्स का महंगाई पे पूरा असर पड़ता है। आपके किचन जो है उसका बजट गड़बड़ा जाता है, एक आम चर्चा तो यही रहती है। देखो कि महंगाई की बात आती है तो महंगाई का आप जैसे तुलनात्मक रूप में करोगे यूपीए गवर्नमेंट में और एनडीए गवर्नमेंट में, यदि उसमें तुलनात्मक रूप में देखोगे, खाद्य पदार्थों की बात करोगे आप, खाद्य पदार्थ में आप देखिए कि कितनी रेट पर जा जाइए। आज दाल का जो भाव आता है आपको 70-80 में मिलता था, उस समय 160 के लगभग आता था। आप जिस प्रकार से गेहूं की हमने किसानों कौन सी दाल 160 रुपए की? नहीं, कांग्रेस के वक्त। हाँ, जैसे आपके देख लीजिए, चने की दालों को देख लीजिए, मैसूर की दालों को देख लीजिए, आपकी और भी जितनी दालें थी उसमें बढ़ी। जहां तक खाद्यान्न की बात आती है, उन खाद्यान्न में उनको बनाने का काम किया हमने। किसानों को कैसे एमएसपी जैसी एक स्कीम लेके आए, उस स्कीम में हमने कहा कि जैसे बाजरा जैसी स्कीम है, तो बाजरा के भी हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य 1970 के लगभग किया, जो आपके देखिए 250 से 400। एक बात मैं अशोक जी आपसे एक बात जानना चाहूंगा, यहाँ पे आप तुलनात्मक आंकड़ों की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने जब ही तो 2013 के अंदर 163 सीट दी। ये आंकड़ों का खेल पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता है। आप अगर क्लियर मेजोरिटी के साथ एक बंपर वोट अगर कहीं किसी पार्टी को मिलता है तो उसके कुछ संकेत होते हैं। अगर पब्लिक यह सब जानने की कोशिश करेगी कि आप आंकड़ों के तराजू में देखिए कि हमने उनसे 10 पैसे हमारी रेट कम है, या फिर उस वक्त इतना महंगा बिका था, वो जब महंगा बिका था तभी तो आपको चुना, ये सुनने के लिए थोड़ी ना चुना था। उनको लगता था कि महंगाई के मामले में हमारा सहयोग करेंगे। बेरोजगारी जो सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी है, शायद इसका मुंह बंद किया जाएगा। लेकिन ये सब जो चीजें हैं, अभी आप कहेंगे कि रोजगार के अवसर दिए हमने, स्किल्ड किया लोगों को, और सेंटर्स पे हमने उनको कराया, तो सीएजी इस पर ऑब्जेक्शन कर चुकी है। देखो बात ये आती है, यदि हम तुलनात्मक रूप में, फिर मैं कहता हूं रोजगार के क्षेत्र में, यदि रोजगार के क्षेत्र में यदि आप गहलोत जी का फर्स्ट फेज देखिए, आप उस फर्स्ट फेज में, सर वही तो मैं कह रहा हूं, गहलोत अगर उस मामले में फेल हुए, जब 2013 में आपको चुना उन्होंने, कोई भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं निखारा। उसके बाद में आप सेकंड टर्म, चलो मैं एक बार अरुण जी के पास जाना चाहूंगा, एक बार अरुण जी के पास में। अरुण जी, जनता खुश है, बीजेपी का साफ दावा है, और यही बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से वापसी का जो दावा लगातार किया जा रहा है। आपके साथ में तुलनात्मक चीजों की बात की जा रही है, तुलना कर लीजिए कि बीजेपी कहां खड़ी है सरकार में और कांग्रेस कहां थी। देखिए, अशोक जी ने अभी रोजगार की बात की, शायद उनको जानकारी नहीं है कि राजस्थान में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय दर से दुगनी है। राष्ट्रीय दर इस समय 6.79 है, राजस्थान की बेरोजगारी दर 13 पॉइंट समथिंग है। अलवर का अभी अभी दर्दनाक हादसा, 4 नौजवानों की आत्महत्या का केस है। मैं इसका भावनात्मक फायदा नहीं उठाना चाहता, पर यह अपने आप में अनूठी बात है कि 18, 19, 21 साल का लड़का अगर ये डिसाइड कर ले कि अब मेरे लिए नौकरी का कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो आप इस समस्या का चोटी देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये वक्त है इस समय आंकड़े आदान प्रदान करने का, क्योंकि ये जो आज इलेक्शन हुआ है, आज जो मतदान हुआ है योगेंद्र जी, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में कि राजस्थान में शुरुआत हो रही है कांग्रेस पे एक बड़ी जिम्मेदारी आने की। मैं बहुत क्लियर हूं इस बारे में, क्योंकि
इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देख लिया है पिछले 5 साल में कि सिर्फ जुमले, भाषण, बड़ी बड़ी बातें, भाषण देने की बढ़िया शैली, इससे गरीब आदमी का काम नहीं चलने वाला है। उसकी महंगाई की बात अभी वहां की वहीं है। जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उज्ज्वला योजना, नरेंद्र मोदी जी को वो जो पेट्रोल पंप पे मुस्कुराहट वाला उनका पोस्टर है, वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। उनको कोई आइडिया नहीं है। पोस्टर लगाना एक बात है, प्रचार पे 5,000 करोड़ रुपए खर्च करना दूसरी बात है, लेकिन आप उस आदमी के सामने मुस्कुरा रहे हो जो हर बार अपनी मोटरसाइकिल में 200 रुपए का पेट्रोल डलवाते हुए बुदबुदा रहा है। कुछ उज्ज्वला योजना, आपने एक सिलेंडर कुछ माताओं बहनों को फ्री दे दिया, अगला सिलेंडर जब 950 का आता है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उस दर्जे के गरीब लोग हैं, वो या तो बिचौलियों को वापस भेज देते हैं या चले योजना फायदा नहीं पहुंचा। मैं शंकर जी के पास में लौटूंगा। शंकर जी, स्क्रीन पे आप कुछ मुद्दे देख रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, जीएसटी की हो, महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, कुछ ऐसे मुद्दे हम दिखा रहे हैं आपको। इन मुद्दों का कितना असर रहता है इन चुनाव पे? देखिए, हर एक चीज का असर होता है। जैसे अभी अपने अशोक जी ने कहा ये बातें कि भाई ये हमने ये किया। कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सरकार जो सरकार में बैठा है वो निश्चित रूप से अपनी उपलब्धियों की ही बात कर सकता है। और वो बात लोगों के गले उतरे या नहीं उतरे। और महंगाई की जहां तक बात है, जो महंगाई की बार बार में बात आ रही है, या जीएसटी की या नोटबंदी की बात आ रही है, तो ये तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। आपने तो ये देखा होगा कि आलू प्याज के भाव बढ़ने से 5 राज्यों की सरकारें चली गई थी। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन सब चीजों का मेरा मानना ये है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों के जहन में असर होता है। कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। कोई क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें अच्छा लग रहा होगा इंडस्ट्रिस्ट को, तो कहीं बुरा लग रहा होगा। जीएसटी के बारे में, नोटबंदी के बारे में भी मोटो ऐसी पोजीशन है, जो गरीब आदमी है जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसको नोटबंदी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास और हायर क्लास जिनके पास पैसा पड़ा है, उनके लिए बहुत बड़ा मीनिंग है। तो ये चीजें तो अलग अलग क्षेत्र में असर करती है। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से असर जरूर करती है, इसमें कहीं शक नहीं है। कहीं न कहीं वो उसका वोटों के ऊपर भी असर आता है, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे महंगाई का हो, या अन्य मुद्दे हों। और जहां तक मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की बातें कहें, तो बीजेपी के पास में केवल जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस होती तो भी और बीजेपी होती तो भी, उपलब्धियां गिनाते हैं अपनी अपनी। और जो उपलब्धियां बताने के लिए जो आंकड़े दिए अशोक जी ने, ये मैं छोटा सा सवाल है शंकर जी आपसे कि एट्रोसिटी एक्ट जब गवर्नमेंट लेकर के आई थी, सवर्णों ने बंद किया। 2 अप्रैल को जब दलितों ने बंद किया, उसके बाद सवर्णों ने भी बंद किया, तो ये कुछ असर रहा इस चुनाव में? देखिए, अब ये तो परिणाम जब आएंगे तभी पता लगेगा। इसका कोई वैसे ओवरऑल कोई बहुत प्रचार दोनों ही पार्टियों ने नहीं किया, न तो बीजेपी ने किया, न कांग्रेस ने किया। तो ये ऐसा मुद्दा था विवादी का, सब आदमी उनसे बचना चाहते थे। बिल्कुल, आरक्षण का मुद्दा ही ऐसा है कि वो मरका छप्पा है, अगर उसमें कोई भी उसको छेड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए किसी भी पार्टी ने इस मुद्दे को तो उठाया नहीं है। पर जनमानस में जो चर्चा जरूर होती है इसकी, अब उस चर्चा का वोट में कितना कन्वर्जन आएगा नहीं आएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए फिर रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। महासमर में पूर्ण आहुति हो चुकी है, इसे लोकतंत्र का पर्व कहा। और अब हम बात करेंगे राजस्थान के उन दिग्गजों की जिन्होंने मतदान के बाद क्या दावे किए, क्या कहा उन्होंने। एक बार हम आपको सुनवाते हैं और फिर लौटते हैं हमारे पैनल के पास। मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अच्छा विकास का कार्य हुआ है, उसको देखते हुए राजस्थान की जनता अपने विवेक से उस पार्टी को मजबूत करेंगे जिस पार्टी ने ये काम किया है। कोई फर्क नहीं पड़ा है, खाली परसेप्शन लोगों ने पैदा किया है। बीजेपी और आरएसएस लोगों ने, कोई दम नहीं है। शानदार विजय हो रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में मुझे लगता है कि भाजपा की जो सरकार रही वो पूरी तरह विफल रही। और आंकड़े बताते हैं, लोगों के अनुभव बताते हैं, आज जो वातावरण बना है, चारों तरफ जो हवा चल रही है वो बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की मेहनत रंग लाएगी और बहुत बड़े बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। संभावना है, जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ और लोगों का रेस्पॉन्स मिला,
तो इंगित करता है कि राजस्थान में बदलाव हो रहा है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता इस सरकार से ऊब चुकी है, दुखी हो चुकी है। हर वर्ग का व्यक्ति दुखी है, चाहे मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो, फैक्ट्री वाला हो, हर व्यक्ति से सरकार से दुखी है। मेरा मानना है कि हाई परसेंटेज जो होती है वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाती है। इस बार भी जनता राजस्थान की विकास के नाम पर माननीय मोदी जी के विकासवादी सोच और इस देश को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न एक नया भारत बनाने के क्रम में राजस्थान में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। जिस तरह से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की पूरी ताकत मिलाकर पिछले 50 साल में जितना नहीं काम हुआ उतना काम हमने राजस्थान के अंदर कर दिखाया है और प्रमाणिक आंकड़ों के साथ में, इस वजह से एक विश्वास है। तो चले, दिग्गजों के दावे आपने सुने कि केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सरकार की सियासत में जो लोग रहे, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हों चाहे दूसरे मंत्री हों, जिनको हम पूरी तरह से सुना नहीं पाए आपको, लेकिन सभी का दावा यही रहा कि हम सरकार में लौटे। लेकिन प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो चाहे सचिन पायलट, सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र सिंह, सभी ने यही कहा कि सरकार हमारी बन रही है। खैर चलिए अब वापस लौटते हैं। शंकर जी, परसेंटेज की अगर बात करें तो मत प्रतिशत मुझे लगता है कि 2008 की अगर हम बात करें तो 2008 में जो मत प्रतिशत था उसमें इजाफा हुआ और 2013 में जो रहा उसमें 7% का गैप है। 8 से 13 में जंप किया है। 13 की अगर बात करें, जो लास्ट आंकड़ा अभी बताया जा रहा था, लेकिन उसमें इलेक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि 72 पॉइंट जो कुछ आंकड़ा हम दे रहे हैं इसमें इजाफा होगा, क्योंकि इलेक्शन डिपार्टमेंट या कमीशन हो, सबका कहना यही होता है कि बूथ पे जितने मतदाता होते हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 5 बजे बाद भी वो जो क्यू लगी हुई है उन्हें अंदर ले लिया जाता है, बाहर ताला लगा दिया जाता है और वो मत का प्रयोग करते हैं जब तक अंतिम व्यक्ति मत का प्रयोग कर चुका होता है, जो क्यू में 5 बजे तक आता है वो। तो इसका मतलब है कि परसेंटेज बढ़ेगी अभी भी अगर बात करें, क्योंकि 73% तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको बढ़ने में, क्योंकि 73.67 रहा, ये इजाफा होगा और इसे क्रॉस करेंगे। लेकिन यहां एक इंगित करने वाली बात जो है कि 2008 में 7% का जंप किया था 13 में, 163 सीट गेन की थी बीजेपी ने। अभी अगर यह परसेंटेज बढ़ती है तो इसे क्या माना जाए? हाँ जी शंकर जी। हाँ, देखिए ये परसेंटेज जहां तक बढ़ने की बात है, अभी एक तो मेरा मानना यह है कि मतदाताओं में जागरूकता भी आई है और मतदान आपने देखा होगा कि जो अपना इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी भारी प्रचार इस मामले के लिए किया है और खूब वोटर लिस्ट घरों में भेजना, वोटर पर्ची भेजना, ये जितना भी काम किया है उससे भी मतदाता जागरूक होता है और मतदाता वोट देने के लिए आता है। एक बात। दूसरा ये है कि जो शहर में भी ये स्थिति थी कि भाई कहीं एक जगह वोट शहर में रह रहा है उसका भी वहां भी बन गया और फिर वो कहीं मानसरोवर में या कहीं दूसरी जगह चला गया तो वहां भी बन गया, वो वोट भी इलेक्शन डिपार्टमेंट ने काफी कम किए हैं इस बार, हर जगह पर वोट काट करके परसेंटेज और ये किया है। तो उसके कारण से जो एक्चुअल वोटर है मेरा मानना ये वो रह गए हैं। तो ये परसेंटेज जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, ये परसेंटेज मोर और लेस आगे जाकर के भी आगे के इलेक्शंस में भी यही रहने वाली है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये बात जरूर है कि जो ट्रेंड राजस्थान का रहा है वो ये रहा है कि जब भी परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ी है उस वक्त गवर्नमेंट चेंज हुई है, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। लेकिन अब इसमें जो 75.67% पिछली बार गिरा है और इस बार 73 भी आ रहा है, 2-4% और भी बढ़ता है, तो इसमें कोई बहुत बढ़ोतरी हो रही है ऐसा नहीं लगता है। ये एक तो ये। दूसरा क्या है कि राजस्थान में जब भी सरकार बदलती है तब भी 2-3%, 4% वोटों का अंतर रहता है। एक्सेप्शनली 1998 में और 2013 में, 1998 में जब कांग्रेस की 153 सीटें आई थी तो 11.72% कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे और इसी तरह से 163 सीटें जब पिछली बार बीजेपी की आई थी तो 12.10% वोट बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा मिले थे। बाकी हमेशा ये 3-3.5%, 2.5%। और इवन देन 1993 में जब बीजेपी ने गवर्नमेंट भी बनाई थी 95 सीटें लेकर के, उस वक्त 0.32% का ही डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी में रहा था। तो इसलिए परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ना तो लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि किस पार्टी के वोट पड़े हैं, किस पार्टी के लोगों ने वोट डलवाए हैं। अच्छा, फिर इस बार निर्दलीय भी काफी
एक्टिव नरेंद्र हैं बहुत जगह पर, तो उनके कारण से भी परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इसलिए ये कहना कि इस पार्टी के पक्ष में वोट पड़े होंगे, इस पार्टी के पक्ष में नहीं पड़े होंगे, मैंने मोटी मोटी आपको बात बता दी कि जहां भी परसेंटेज एबनॉर्मली बढ़ता है वहां पर ये लगता है कि भाई शायद सरकार बदल रही है। लेकिन एबनॉर्मल परसेंटेज बढ़ने वाली बात इसलिए नहीं है कि पिछली बार 75-76% था और इस बार भी मुझे लगता है लगभग इतना ही जाएगा। चलिए, आरसी चौधरी जी हमारे साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव जुड़ गए इस वक्त। आरसी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं बढ़ रहा कि जो 2008 और 13 के बीच का डिफरेंस था, यानी कि 7% का, जिसमें बीजेपी का बिल्कुल हवा चलती नजर आ रही थी। कहा जा रहा था सब ओर से कि सरकार बीजेपी की आ रही है। अभी एग्जिट पोल, सट्टा मार्केट, ये सब कांग्रेस के सरकार बना रहे हैं राजस्थान में। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें, शंकर अग्रवाल जी जो अभी कह रहे थे कि कई मरतबा ऐसा हुआ भी है, मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार मुझे अच्छे से ध्यान है कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तब लग रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है वहां पे, लेकिन लालू फिर रिपीट हो गए वोटिंग परसेंटेज कम होने पे भी। और दूसरी बार लगा कि फिर वोटिंग ज्यादा भी हुई, फिर लगा कि बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कई मरतबा ऐसा होता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी जाती है तो उस स्टेट में सरकार नहीं बदलती है, और कम भी हो जाता है तो सरकार नहीं भी बदलती है। कई बार चली भी जाती है। कर्नाटक का उदाहरण है कि सरकार चली भी गई थी। नहीं, पंजाब का भी उदाहरण है। पंजाब में भी रहा एक बार ऐसा हुआ कि वही परसेंटेज ऑफ पोलिंग बहुत बढ़ा, लेकिन फिर भी प्रकाश सिंह बादल रिपीट हुए। जी आरसी चौधरी जी। देखिए, सबसे पहले तो योगेंद्र जी, मैं इस प्रदेश के तमाम मतदाताओं को जो शांतिपूर्वक इस महापर्व के अंदर उन्होंने अपने आहुति दी और लोकतंत्र के निर्माण में जो स्वस्थ एक राजनीतिक अपनी प्रतिबद्धता होती है उसके अंदर उन्होंने सहभागिता की, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो मतदान प्रतिशत का जो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार शंकर जी ने जो आंकड़े पेश किए, 98 के अंदर जिस प्रकार से जो परिवर्तन हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एक एम्पोर्ट एग्रो फाइनेंस घोटाला हुआ था, और उस घोटाला के अंदर कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेताओं पर किस प्रकार से जो सब चीजें हुई थी, वो एक बहुत बड़ा बदलाव का कारण था। 2013 के अंदर भी अन्ना मूवमेंट है, चाहे वो दूसरे जो और तमाम जो कारक रहे, उस दौरान इस देश के अंदर बहुत बड़ी भागीदारी रही। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस दौरान जो संचार क्रांति का एक कहीं ना कहीं जो बोलबाला है वो बड़ा है और एक मतदाता जागरूक बना है और वो अपने मतदान की आहुति देना चाहता है। दूसरा, कोई भी परसेंटेज, बहुत से लोग होते हैं जो अपने कार्य क्षेत्र पे होते हैं, मतदान नहीं कर पाते या कहीं दूर दराज इलाके पे होते हैं, इसलिए जो मतदान का प्रतिशत इसके बाद में एक बढ़ना अपने आप में चुनौती होती है। यहां पे नतीजे इस मतदान प्रतिशत के आधार पर अगर हम आंकलन करें तो ये कतई तय नहीं होता कि ये इतना प्रतिशत जो मतदान हुआ था, जो पूर्ववर्ती सरकार के साथ में जितना प्रतिशत मतदान गया था उतना उसके साथ में रहेगा। मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बदलाव की तरफ होता है। जरूरी नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 12% से ज्यादा, शायद लगभग 12% से कांग्रेस से ज्यादा मतदान उन्होंने हासिल किए, वो उसके साथ में रहे। आज मतदाता जागरूक हुआ है, मुद्दों पे चर्चा करना चाहता है। मुद्दों से चाहे इतर कितनी भी आप चर्चा करें, कितने भी चाहे भाषण दें, लेकिन जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर किसान का हो, युवा का हो, महिला का हो, व्यापारी को, तमाम मुद्दे लंबे समय तक जागृत रहे और तमाम जो 2013 के अंदर जिन मुद्दों को वादा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी वो मुद्दे गौण मिले। चुनाव के जो नतीजे हैं वही निश्चित रूप से अंतिम रिजल्ट होता है, लेकिन इससे पहले भी जब चुनाव हुए, चुनाव स्क्रीन पे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल विद इन एजेंसीज के एग्जिट पोल है जो किसी चैनल से हम लोग लेकर के आपको दिखा रहे हैं। ये एग्जिट पोल इशारे कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है 2013 में जब जाने की तस्वीर आ रही थी तो कांग्रेस इसे खारिज कर रही थी। योगेंद्र जी, मैं ज्यादा एग्जिट पोल पे या आंकड़ों की चर्चा मुझे ज्यादा नहीं आती, लेकिन मुझे तो कर्म की चर्चा आती है। मैं एक साधारण से परिवार का कार्यकर्ता होते हुए भी 4 साल तक जिस जिले में प्रभारी था, जिस जिले में हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने किसी कार्यकर्ता को घर पे बैठने नहीं दिया, सदैव जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं जनता के बीच में हमें खड़ा रखा और इसलिए हमें विश्वास है कि इस प्रदेश की जनता के साथ में हमने कभी मतदान का जो ग्राउंड है जो वो नहीं छोड़ा। 2013 के अंदर सबसे कम सीटें मिली जो अपने आप में कार्यकर्ता को हतोत्साहित करने वाली थी, उसके बावजूद सचिन पायलट जी ने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में हौसला भरा और पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चाहे सड़क पे हो चाहे अभी क्या लग रहा है कि एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है, ये माना जा सकता है? मैं तो ये मानता हूं कि राजस्थान निश्चित रूप से बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप चाहे एग्जिट पोल पे माने, चाहे प्रतिशत पे माने या नहीं माने, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास से हमारे कार्य के आधार पर कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता ने हमें समय समय पर विश्वास किया है और 11 तारीख को। चलिए अशोक जी, आपके पास में आ रहा हूं मैं। कांग्रेस ने कहा कि हमारे कर्म पर विश्वास है, जो कुछ देख रहे हैं ये तो होना ही है, अब बदलेगा राजस्थान, जो इनका स्लोगन है उसी को दोहरा रहे हैं।
आरसी चौधरी, एग्जिट पोल सामने जो आ रही है उसको लेकर क्या माना जाए? राजस्थान में भाजपा जाती हुई और कांग्रेस आती हुई दिख रही है। मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, सच्चाई क्या है ये 11 तारीख को ही पता लगेगी। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आप ये देखिए कि हमने शुरू से ये कहा, राजस्थान की यदि हमने जो विकास की योजना लेके आए, यदि सरकार को यदि 5 साल का आप और आगे से समय और दोगे आप, तो वो धरातल पर आ सकेगी। यदि उसमें ब्रेक लगता है तो एक राजस्थान की जनता के लिए ही उसमें नुकसानदेह होता है। तो राजस्थान की जनता को हमने समझाने के पूरे प्रयास किया है कि हमने किस प्रकार से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और जितने भी विवंश जितनी थी उन सबको करने के लिए हमने क्या किया है। तो इस हिसाब से ये जो आपका एग्जिट पोल की बातें आ रही है, जो एग्जिट पोल पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने काम किए उसके आधार के ऊपर ही जितने जनता हमें वोट देगी और जो जनता हमें उसका आशीर्वाद देगी, और वापस से भारतीय जनता पार्टी है जो इस आपके राजस्थान के अंदर पार्टी के दल के रूप में आएगी, सबसे बड़े दल के रूप में आएगी और सरकार बनाएगी। और जनता हर चीज देखती है कि किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए गए, तुलनात्मक को भी देखती है, और एक किस प्रकार से जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन लोगों को मुद्दों को भी देखती है कि कांग्रेस किस प्रकार से कार्य किया गया और उन कार्य की क्रियान्वयन भी वो कहा नहीं कर पाते थे, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजनाओं से संबंधित हो, तो डायरेक्ट डिलीवरी, यदि हम बात करें कि डायरेक्ट डिलीवरी की बात करें तो किस प्रकार से जनता को डायरेक्ट डिलीवरी नहीं मिल पाती थी, उसमें हमने डायरेक्ट डिलीवरी के माध्यम से हर चीज किया है। जितने भी लीकेज थे उनको बंद करने का काम किया है। इस प्रकार से जनता हर चीज को देख रही है कि आपका 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार था। तो जनता ने आपको 21 सीटों पर अशोक जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं लौटूंगा शंकर अग्रवाल जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि स्क्रीन पे आप एग्जिट पोल चल रहे हैं जो विभिन्न चैनल्स पे आप लोग देख रहे होंगे, वो एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शंकर जी, एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगर एग्जिट पोल यही तस्वीर अगर 11 तारीख को आती है सामने, तो कई मरतबा एग्जिट पोल फेल भी हो जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से अगर ट्रेंड देखें तो एग्जिट पोल काफी हद तक अगर सीटों का सटीक नहीं जाए, लेकिन एक रुझान जो आ जाता है सामने कि सरकार किसकी बन रही है वो जरूर आ जाता है। सट्टा मार्केट कांग्रेस की सरकार बना रहा है राजस्थान में। देखिए, ये तो अपने अपने अंदाज हैं, अपने अपने आइडिया है, अपने अंदाज है, अंदाजे के हिसाब से ही होता है। अब उसमें से कोई अगर मान लो 2-4 हजार वोटों से कोई सीट का जीत हार होना है तो उसका अंदाजा इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में कोई आदमी कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी सर्वे, मेरा मानना यह है कि 80% तक सर्वे का जो रहा है ट्रेंड वो ठीक रहता है। पंजाब में, बिहार में कई बार सर्वे फेल भी हुए हैं और बड़ी मात्रा में, बहुत एकदम उलट तस्वीर आई है। पिछली बार भी 120-30 सीटों से ज्यादा शायद कोई नहीं बता रहा था बीजेपी की, तो 163 सीटें आई, और कांग्रेस की शायद किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी कि 21 सीटें आएगी, तो वो एकदम से इतना नीचे चला गया। तो ये एक अंदाजा है, ये मोटा बड़ा ट्रेंड कह सकते हैं कि भाई सरकार बदलने की आहट जरूर है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 200% या 100% सरकार बदल ही जाएगी। और ये जो ट्रेंड या आंकड़े दिखा रहे हैं वो ऊंचे नीचे नहीं होंगे, इसके रेंज में रहेंगे, ऐसा नहीं लगता है मेरे को। और फिर अपनी अपनी एजेंसी है, आपने देखा ना, एजेंसियों में भी बड़ा भारी डिफरेंस है, कोई 105 बता रहा है, 130 बता रहा है, ये अलग अलग है। लेकिन मैं ये मोटा मोटा ये मानता हूं कि अंदाजा इनका 80% सही रहता है। अब इसमें सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, क्या होगा, ये समय बताएगा। चलिए, 20% में डाउट रहता है, लेकिन शंकर अग्रवाल जी एक लंबा एक्सपीरियंस है, उनका कहना है कि एक वेव का पता जरूर चल जाता है। 80% तक कोशिश की जाती है। मैं वैसे एक बात और कहना चाहूंगा यहां पे, शंकर जी आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि जो एजेंसीज हैं एक विश्वास जमाने की मार्केट में कोशिश करती हैं। ये एक नया ट्रेंड है पिछले कुछ वर्षों से एग्जिट पोल का, और इस पोल पे काफी हद तक एजेंसीज का दावा भी होता है और जमाने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक विश्वास जमा रहे, लोग हमें देखें, क्योंकि उनका भी अपना एक फ्यूचर है इस सारे आंकड़ों के पीछे। तो ऐसे में लगता है कि अब काफी तह तक जाकर के ये सर्वे किए जा रहे होंगे या फिर एग्जिट पोल आते होंगे। ये वो ठीक है ना, वो अपनी अपनी एजेंसी है और उसमें परिणाम आएंगे तो उसको सबको स्वीकार करना ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। इसलिए अगर मान लो परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो मैं उसको पूरी तरह से नकार भी नहीं रहा हूं कि भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो आएंगे, सामने परिणाम आएंगे, जब देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही इस बात से सहमति जताई है कि परिणाम 80-85% सही होते हैं। 10-15% का इसमें प्लस माइनस होगा तो वो हो जाएगा, तो 10-15% में कितना फर्क पड़ेगा ये देखने की बात है। लेकिन कुल मिलाकर के परिणाम जो सर्वे एजेंसी और सभी सर्वे एजेंसियां, कोई भी एक एजेंसी ऐसा नहीं है, आपके पास में लिस्ट है जिसमें अभी तक जो आई है ये बता रही है कि बीजेपी की सरकार जारी है, कांग्रेस की आ रही है। तो जो है तो जनादेश सबको मानना है, जनादेश स्वीकार्य है, इसमें क्या जी। चलिए, लेकिन एक्चुअल जो रिपोर्ट होगी वो तो 11 दिसंबर को ही पता चल पाएगी कि सरकार किसकी बनती है। लेकिन
एग्जिट पोल भी, जब आपका मतदान और काउंटिंग दोनों के बीच का जो वक्त होता है, हर जगह यह रहता है, एक जिज्ञासा होती है, मानव स्वभाव है, क्योंकि लंबे 5 साल बाद में आपको यह अवसर मिलता है, एक एक पल की खबर आपको चाहिए। आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान या किसी भी प्रदेश में हवा किस ओर चल रही है, वही एग्जिट पोल आप और हम भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि सब्र किसी को नहीं रहता। पहले काउंटिंग जिस दिन वोटिंग पूरी होती थी उसके अगले दिन से काउंटिंग शुरू कर दी जाती थी, कई बार रात को ही कर दी जाती थी, फिर रात को ही पहुंचते थे सब साथी, अगले दिन सुबह वहां पे बैठ के एंट्रेंस होता था और बैलेट से जब काउंटिंग वोटिंग हुआ करती थी उसकी अगले दिन सुबह तक वो रिजल्ट्स आते थे। लेकिन अब ईवीएम और ईवीएम के जरिए जमाना बदल गया, आईटी का युग है। देखिए एक बात योगेंद्र जी मैं कहना चाहता हूं, जो परिणाम आ रहे हैं ना इसमें कहीं 5 सीट, कहीं 7 सीट, कहीं 10 सीट या 12 सीट बता रहे हैं अन्य को। मेरा मानना है राजस्थान में पिछली बार जब इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला था, कांग्रेस इतनी नीचे चली गई थी, उस वक्त भी 12 सीट नहीं, 12 नहीं थी, 163 और 21 निकाल दो तो 16 सीट थी। 16 सीट थी उस वक्त भी। तो मेरा मानना है कि इस बार 13 सीट अदर्स की थी और 3 बीएसपी की थी, कुछ भी मिला करके अदर देन बीजेपी एंड कांग्रेस। तो 16 सीटें थी। तो मेरा मानना ये सीटें कम से कम 20 से 25 के बीच में रहेगी, इससे कम नहीं रहना चाहिए। इस बार जिस तरह की सारी जगह से समाचार या हवा आ रही है तो 125 के बाद में 175 में एक आपके एक्सपीरियंस को मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि करीब 90 से 100 सीट के बीच में त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय, वैसे तो 89 या 93 के आसपास से जो सामने आ रही चीजें, जो पेपर में आया है उसमें तो 126 सीटों पर डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। बिल्कुल। तो बाकी जो है प्रभावी है, तो 126 पे डायरेक्ट फाइट है। अपना आंकड़े कुछ जगह बताया जा रहा है कि 89, 90 पे त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले हैं, जिसमें निर्दलीय या बागी जो है वो राजनीतिक दलों की नींद उड़ाई हुई है। वो सीटें मैंने भी देखी है जो 126 और 190, 92 की जो बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कि जो निचले लेवल पे बहुत छोटे निर्दलीय हैं उनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो जीत जाएंगे या ये कर देंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी न किसी पार्टी के चुनाव को प्रभावित करके 2-5 हजार वोट काटने से किसी को हार जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना ही आएगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जी चलिए, आरसी चौधरी जी, आप कई जगह जाके आए होंगे, एक चर्चा है कि बागियों की वजह से नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से भी जहां पे जिस प्रकार ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 43 विधायकों की और 4 मंत्रियों की टिकट काटी है, बागियों की चुनौती भारतीय जनता पार्टी को भी है और कांग्रेस के लोगों के बीच में भी है। अगर इस बात को नकारा जाए तो निश्चित रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रदेश के जो मतदाता हैं, मतदाताओं ने एक मानसिकता बना ली है कि किस प्रकार से एक स्थायी सरकार दी जाए। जिस प्रकार से जिन भी राज्यों के अंदर सरकारें बनी, उन सरकारों के अंदर वहां पे ऐसे खंडित जनादेश है वो बहुत कम देखने को मिला है। पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां पे जो अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़ा जो सर्वे मान लीजिए, चाहे नतीजे मान लीजिए, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में भी सर्वे कुछ अलग कर रहे थे, लेकिन नतीजे जो निकल के आए वो अपने आप में चौंकाने थे। मुझे जिस प्रकार से व्यक्तिगत तौर पे जब आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता मुखर होकर जवाब नहीं दे रही, वोट के द्वारा ही दे रही है, और इस भाजपा के शासन का जो किसान हो चाहे युवा हो, हर जगह त्रस्त रहा है और वो बोल के मुखर होकर कहा है। अब मुद्दे अगर उनसे इतर जाए तो आम मतदाता को तो कहीं ना कहीं, चाहे युवा को रोजगार चाहिए, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, तमाम जो मुद्दे हैं, निश्चित रूप से इस व्यक्ति जब भी मतदान के लिए जब जाता है तो ये मुद्दे जहन में रख के और वो मतदान करता है। इसलिए यहां पे ये जो सोच एक लगता है कि इसके अंदर जो निर्दलीय है वो एक चुनौती बन के आ जाए, एक खंडित जनादेश हो, ऐसा नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की बनेगी। मैं आपको बताता हूं चौधरी साहब, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 1998 के बाद में अपन ट्रेंड देखे हैं, या मान लो 93 को भी इंक्लूड कर दें उसमें, तो 93 में बीजेपी की 95 सीट आई थी, उसके बाद में 98 में फिर बिल्कुल पलट गया, और फिर उसके बाद में 2008 का जो 2003 का चुनाव हुआ था उसमें तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, 2008 में भी 93 सीटें आई। तो उसमें क्या है कि भली चाहे हंग असेंबली बार बार में ये योगेंद्र भाई और सब कहते रहे, पर एक इंडिकेशन स्पष्ट होता है कि भाई ये इसको हम जो है सरकार के लोग चाहते हैं, और उसी तरह की सरकार बनी है। तो मेरा मानना ये है कि राजस्थान में मतदाता बहुत मैच्योर्ड है और वो किसी तरह की भी खंडित जनादेश नहीं देगा। जनादेश पूर्णतः आएगा, चाहे आपके पक्ष में आए, चाहे इनके पक्ष में आए, किसी के पक्ष में आए, पर जनादेश जो आएगा स्पष्ट जनादेश। जी चलिए, बिल्कुल। देखिए, जनादेश स्पष्ट आना चाहिए। शंकर जी, एक बार मैं और कहना चाहूंगा कि मुझे अच्छे से जाना, 2008 में अशोक गहलोत को एक खंडित जनादेश मिला, 96 सीटें, उन्हें कंप्रोमाइज बीएसपी के साथ करना पड़ा। जब भी कभी आप कंप्रोमाइज की पोजीशन होते हैं तो आप एक दबाव का शिकार होते हैं, आप अपना एजेंडा नहीं चला सकते उसमें। वो बात एक अलग है कि
बड़े तरीके से निर्दलीय उनके जो बागी थे उन्हें अपने खेमे में मिला लिया और बीएसपी का मर्ज कर दिया। 6 जो विधायक हैं तो पार्टी के रहे, वो बहुत ज्यादा 6 विधायक बीएसपी के, उन्हें मर्ज कर लिया गया था 2008 में। तो ये एक अंडर प्रेशर रहती है सरकार, अगर मेजोरिटी पूरी नहीं होती। भैरव सिंह शेखावत का भी आपने वक्त देखा, अशोक गहलोत का भी देखा। वो तो नेगोशिएशन पावर निश्चित रूप से जो जिनका समर्थन लेकर के सरकार बनाते हैं उनकी कुछ नेगोशिएशन पावर बढ़ती है, इसमें कहीं शक नहीं है। हाँ। आज अपन केंद्र में भी देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है, इसलिए शिवसेना या दूसरे लोग कुछ भी करते रहे उनका ज्यादा असर नहीं होता है। लेकिन यदि यही खंडित जनादेश होता या मान लो भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं होता तो निश्चित रूप से उन लोगों की नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती। ठीक इसी तरह से राजस्थान में भी नेगोशिएशन पावर तो फिर निर्दलीय या जो भी समर्थन देने वाले हैं उन लोगों की बढ़ती है, उनकी कुछ न कुछ जायज नाजायज मांगे सरकार को माननी पड़ती है। चलिए आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। ये पार्टी लाइन से थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है मेरा, और ये बात तो सही है कि डेवलपमेंट का जो नजरिया विजन जो होता है क्लियर मेजोरिटी के साथ होता है। अगर एक हंग असेंबली बनती है, अटकी हुई असेंबली बनती है जिसमें पूरा मेजोरिटी किसी को नहीं मिलती है, उस पोजीशन में प्रेशर में काम करते हैं कि सरकार तो बना सकते हैं, कोई भी किसी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उस प्रेशर को कहीं विकास पे असर पड़ता है उसका? निश्चित रूप से जब भंग असेंबली होती है, जब आप किसी दूसरे के समर्थन से चल रहे हैं तो आपको एक आपके टोटल अपने एजेंडा पे नहीं जान सकते, वहां पे एक कॉमन प्रोग्राम बनाना पड़ता है और दूसरे साथियों को भी वहां पे राजकुमारी उसके अंदर शामिल करनी पड़ती है। लेकिन जो 2008 के हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, 2008 के अंदर तमाम चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे गुजरों का मूवमेंट रहा हो, उसके बावजूद सरकार की जो लोकप्रियता है मुझे नहीं लगता कि इतनी गिरी थी जिसकी आज जो हम चर्चा कर रहे हैं। आज तमाम जो सरकार है वो बेबस और लाचार नजर आई। मुख्यमंत्री है जहां पे मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उनके विरोध में नारे लगाते हुए नजर आए, और तमाम जो कैबिनेट है उसने समय समय पर ऐसे वक्तव्य दिए कि वो बेबस और लाचार नजर आए। निश्चित रूप से इतना बड़ा जो प्रचंड बहुमत है वो भी कहीं ना कहीं सत्ता का अहंकार पैदा करता है और उसी अहंकार के कारण शायद वो खोल नहीं पाए। और ये जो सत्ता का जो संघर्ष चला, चाहे शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को बदलने की बार बार विधायकों ने मांग की, उसके बावजूद जो लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन नहीं कर पाए, चुनौती रही, सरकार बेबस और लाचार नजर आई, जनता को सुशासन इस सरकार के अंदर कहीं नजर नहीं आया। इसलिए सरकार अच्छी बने, उसको सुशासन मिले, जो मुद्दे हैं उस पर सरकार की मानसिकता निश्चित रूप से पूर्ण रूप से उस पर इंगित होती हो। इसलिए मुझे लगता है कि आज का जो युवा है वो निश्चित रूप से इस प्रदेश का जो युवा है वो सीधा हो सकता है लेकिन मुद्दों पर चर्चा करने वाला है। इसमें एक बात योगेंद्र जी और भी है कि 20 लाख नए मतदाता हैं, जो नए युवक हैं, उनका भी इस चुनाव में निश्चित रूप से कुछ न कुछ असर आएगा हर सीट पे, चाहे किसी भी पार्टी के फेवर में आए। मैं ये नहीं कहता, और जहां ज्यादा होंगे वो अगर कम वोटों का ही कहीं अंतर होता है तो बिल्कुल चेंज करने की स्थिति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लोग भी उसको चुनाव में बिल्कुल, क्योंकि पिछली मरतबा भी कई ऐसी सीटें थी जिनका गैप जो था 5000 से भी कम था। ऐसे सीट पे अगर वो यूथ है, यूथ देखे एक वेव के साथ और चलता है वो। और मैं चलिए आपके पास आना चाहूंगा अभी अशोक जी, जो पूरे कैंपेन में देखें, क्योंकि 2013 का कैंपेन जब चीफ कैंपेनर के रूप में नरेंद्र मोदी सब जगह जा रहे थे, एक हवा दिखाई दे रही थी उस वक्त, और उस हवा से विरोधियों ने आपके खारिज भी की, कांग्रेस ने कोई हवा नहीं है, लेकिन हवा सबको दिखाई दे रही थी। वो हवा अभी चलती नजर नहीं आ रही थी, हवा थम सी गई थी। और मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा, एक अगर विधानसभा में अगर क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं मिलती है तो उस पोजीशन में सरकार के विकास का एजेंडा कहीं प्रभावित होता है। क्यों, ये पूछना यहां लाजमी होगा। आप लोग जब 2008 में सरकार जा रही थी तो उस वक्त कुछ कोशिश की जा रही थी कि हां सरकार बन सकती है, लेकिन बीजेपी के बहुमत के आंकड़े से, कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से महज 5 सीट पीछे थी। वो एक गैप आपका 79 सीटें थी, वो संभव नहीं था पूरी तरह से करना, लेकिन कोशिश की गई थी उस वक्त। शुरू में तो 78 की बात में हाँ, तो ये जो स्थितियां बनी वो विजन विकास का एजेंडा उस पर असर डालती है। और एक मोदी साहब की हवा, तो एग्जिट पोल जो है वो काफी हद तक इस ओर इंगित करते हैं कि हवा नहीं थी तो शायद हो सकता है ये 11 तारीख का एक आंकड़ा सामने आ रहा हो। देखो, राजस्थान की जनता इतनी परिपक्व है, उस जनता को वो देखती है कि किस प्रकार से मैं किस दल को वोट दूं, कौन सी दल जो हमें किस प्रकार से विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं, उसको देखते हैं। जहां तक आपके आरसी चौधरी साहब ने बताया है कि किस प्रकार से वसुंधरा जी का जगह जगह विरोध हुआ, आपके शासनकाल में आप देखेंगे अशोक गहलोत जी मोलासिर में गए थे और वहां से जाकर के आपको हेलीकॉप्टर में चढ़ना पड़ा था। यह बात नहीं है कि आपके समय में नहीं हो, और भी कई जगह इनका विरोध हुआ।
और इसके अलावा आप देखेंगे किस प्रकार से जनता के सामने हमने क्या क्या लेके काम करके गए और हर क्षेत्र के अंदर जो विकास की योजना थी उनको पहचानने की कोशिश करी। जहां तक इन्होंने कहा कि आपके 72 दिन तक आपका अध्यक्ष नहीं चुना, भाई आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कितने दिन तक नहीं चुना, कौन बनता पता। 19 साल तो आप सोनिया जी थे, उसके बाद में प्रमोशन करके उपाध्यक्ष जी आपने उनको बनवा दिया। तो आप पहले अपने पर विचार करिए कि परिवारवाद को आप किस प्रकार से बढ़ावा कर रहे हैं। एक परिवारवाद की राजनीति आप सेंटर में लेके आ रहे हैं और एक आप ये करेंगे 72 दिन तक नहीं हुआ। लेकिन हमारी पार्टी में यही तो खासियत है, हम किस प्रकार से किसको अध्यक्ष बनाए और क्या बनाए वो विचार विमर्श की बात होती है। और किस प्रकार के अध्यक्ष को हमने बनाया वो आप देखें कैसा एक व्यक्ति था जिसको बनाया गया। तो एक कार्यकर्ता में एक भावना आती है कि हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है वो कौन बन रहा है। जहां तक इसकी वर्तमान के चुनाव की बात आती है, वर्तमान के चुनाव में आप देखिए जिस प्रकार से जो राजस्थान का जो ट्रेंड 72% के लगभग आया, इसका 75 या 76 के लगभग जाएगा, जो एक भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से जो आए हैं, जो और भी आप कई स्टेट का आप उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में देखिए हम 15 साल से राज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 15 से कर रहे हैं, 22 साल से हम गुजरात में कर रहे हैं। तो राजस्थान की ये जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में रहती है वो विकास की गंगा बढ़ाने का काम करती है। तो उन्हीं को देख करके जनता हमें वोट देगी। ये तारीख आएगी, 11 तारीख को आएगा कि किस प्रकार से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद की परिणति से हम आगे स्टेट के लिए हम काम करेंगे। चलिए शंकर जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, पूरा इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी की तरफ से चेहरे की चर्चा की गई कि चेहरा कौन रहा, चेहरा कौन रहा, चेहरा कौन रहा, हर स्टेज से यह बात कही गई। तो चेहरा या लेट से बीजेपी का अध्यक्ष बना हो, ये सब चीजें मतदाता को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीजों का? कुछ परसेंटेज फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है नहीं पड़ता है, फर्क तो पड़ता ही है कि भाई आपके पास चेहरा है उनके पास नहीं है। चेहरा है तो एक फिक्स हो जाता है कि इनको वोट देना है या नहीं देना, और चेहरा नहीं है तो जी ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि चेहरा बिल्कुल गौण रखे, डबल बेनिफिट हो सकता है। निश्चित रूप से कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा होगा, पर मेरा एक मानना है इनके, आपने जो बात कही, और ये अभी एक लोकतंत्र की एक खामी का है कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र की ये कमी है कि विकास के मुद्दों की चर्चा कम होती है और नाकामियों की चर्चा ज्यादा होती है। जहां भी मान लो कोई नहर आ गई या मान लो रोड बन गई, सड़क का काम खूब हुआ, उनकी चर्चा कम होगी, लेकिन जहां सड़क 10 में से 2 जगह नहीं बनी है उनकी चर्चा ज्यादा होगी। ये भी हमारे लोकतंत्र की कमी कह सकते हैं, या उसका क्या किस रूप में लेंगे आप मुझे मालूम नहीं है। पर जहां भी अपने जाते हैं फील्ड में या जहां कहीं भी बात करते हैं तो ये देखते हैं इतने काम हुए हैं, लेकिन 2 काम नहीं हुए तो उसकी चर्चा पूरी होती है, और वो 10 काम में से 2 काम नहीं हुए तो 8 काम जो है बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, और 2 कामों के ऊपर ही सारा फोकस हो जाता है कि साहब ये नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये भी एक लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। आरसी चौधरी साहब, मुझे एक अच्छे से ध्यान है, तूतुका भवन में अमित शाह एक बात कह रहे थे, वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर के बात कही उन्होंने कि चाहे बीजेपी की सरकार हो या चाहे बीएसपी की हो, जनता किसी की भी सरकार हो, हर सरकार काम करवाती है, लेकिन जब 10% काम नहीं होते हैं तो उसे एंटी इनकम्बेंसी का रूप देकर के और सरकार की नाकामियों को उजागर कर दिया जाता है। कोई भी सरकार हो, कोई 50% करती है, कोई 60 करती है, कोई 80 करती है, कोई 90 करती है, लेकिन कुछ काम तो करती है, जो शंकर अग्रवाल जी अभी इंगित करते हैं। इस एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे दूसरे दल रहते हैं, यानी कि जो विरोधी दल होते हैं। इस एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को कैसे पाटा जा सकता है राजनीतिक दलों की ओर से, क्योंकि ये जो डर है हर सरकार को सताता है जो सत्ता में बैठी होती है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ समाज छोड़ देते हो, जब आप अपने प्रदेश की जनता के साथ समाज छोड़ देते हो। काम निश्चित रूप से हो सकता है कि 100% किसी भी सरकार के अंदर ना होते हो, लेकिन सरकार का संवाद प्रदेश की जनता से बने रखना पहली चीजें होती है। अगर संवाद नहीं बना रहेगा तो उसका आक्रोश है वो और बढ़ता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी एक विधायक को कहते हुए नजर आए थे कि आप कौन, अपने तमाम विधायकों को शायद वो पहचान नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि तमाम जिस प्रकार से जो ये कहें कि हमने राजस्थान के अंदर 611 वादे करके और तमाम जो कांग्रेस की जो लोक कल्याणकारी नीतियां थी उनको सबको निराधार बता के आप अफवाह फैला के सत्ता के अंदर आए, और इस पूरी प्रदेश की जनता ने आपको इतना बड़ा जनादेश दिया। उस जनादेश का मतलब आपकी उम्मीदें होता है, और वो उम्मीद पे खरा उतरने के लिए आपको सजग रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी और राजनीतिक जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके बीच में घमासान इस तौर पे देखने को आया। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी अपनी चुनावी रैलियों में बार बार ये कहते हुए नजर आए, उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पे एक भी जगह पे उन्होंने वोट नहीं मांगा। उन्होंने कहा भूल जाइए कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा। और
उन्होंने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तमाम ये कहेगा विधायक कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। इसलिए उन्हें भी इस चुनौती का एहसास था। उन्होंने अपनी पार्टी को वीक टर्न से बचाने के लिए, या हो सकता है किसी दूसरी कोई मजबूरी हो, मैं उस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो जनादेश है जनता ने दे दिया है। मैं तो ये चाहता हूं इस पूरे प्रदेश के अंदर, इस पूरे प्रदेश की जनता ने जो शांतिपूर्ण मतदान किया, हमारी वैचारिक प्रतिद्वंदता किसी से हो सकती है, लेकिन प्रदेश कैसे अग्रणी प्रदेश बने, किस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो तमाम जो वादे किए गए हैं उनके लिए सरकार को सजग रखे, सशक्त विपक्ष भी रहे, विपक्ष सशक्त हो और वो अपनी भूमिका ना निभाए तो भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, उन्होंने इस राज्य की जनता के सामने सदैव खड़े हुए नजर आए। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मुद्दों को, ये तो बिल्कुल आपने मुद्दों की बात की और जो अपोजिशन में होता है अपनी कोशिश पूरी करता है, सबसे बड़ा सवाल रखिए आप, ये एंटी इनकम लोगों के साथ में सत्ता में जो होता है, जो सवाल होता है उसे सताता है, डर सताता है। ये सत्ता में जब व्यक्ति को तब सताता है जब आप अपने महल के, जब मुख्यमंत्री निवास के जब दरवाजे आप बंद कर लेते हैं तब सताता है। मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वो इस प्रदेश की चले आप अगर वर्तमान सरकार अगर चली जाती है और जो एग्जिट पोल पे यकीन करें, हालांकि अभी 11 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन रिजल्ट जो 2013 में आए थे उस वक्त एंटी इनकम्बेंसी थी क्या? सरकार के जाने का कारण क्या रहा उस वक्त? उस वक्त निश्चित रूप से जो हमारी जो जितनी भी जो थी, हमने लोगों के लिए अगर निःशुल्क दवा योजना लेके आए, हमने वृद्धावस्था पेंशन योजना लेके आए, तमाम जो योजनाएं लेके आए थे, उन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने कुप्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये तो रेवड़ी बेच रहे हैं, ये अंतिम समय में बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये दवा के नाम पे जहर बेच रहे हैं। और उस समय जो अन्ना आंदोलन था, जो आरोप तमाम जो लगे थे, चाहे दिल्ली का जो आंदोलन रहा, उस आंदोलन की भी कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक हुंकार थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे 2013 के अंदर किए थे, देश के प्रधानमंत्री ने अलग अलग जगह पे जाके महंगाई हो, डॉलर हो, सेना हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए जो बातें कही, और उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकारी पॉलिसियों के कारण ये नीतियां पैरालिसिस हो रही है, रुपया गिर रहा है, डॉलर का भाव इसी हिसाब से जो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम जो बातें कही। आज उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे, आज उन मुद्दों पर कहीं पर वो जवाब नहीं दे रहे। आज वो उनके मुद्दे तमाम गौण है। मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे जनादेश मिला उनकी चर्चा कीजिए, उनका लेखा जोखा प्रदेश की जनता के सामने रखिए। आप जो जितने भी जो खाद्य सुरक्षा योजना में जिनके नाम थे 8 लाख से ज्यादा, शंकर अग्रवाल जी कुछ कह रहे हैं बीच में। देखिए एक्चुअली क्या है, जब आपकी केंद्र में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। आज वो की वही सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो निश्चित रूप से दोनों की एंटी इनकम्बेंसी मिलकर के एक बड़ा फैक्टर बनता है। और आज वो सेम सिचुएशन बीजेपी के साथ में है कि दोनों जगह उनकी सरकार है। अब उसमें कोई भी नाकामी रहती है तो वो उसका असर स्टेट में भी आता है, खामियाजा उठाना पड़ा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं ना, उनकी इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की उस वक्त थी। 10 साल की सरकार थी। दूसरा मेरा एक कहना यह था कि विपक्ष के दोनों पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, उसमें क्या होता है कि जब कभी भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी मान लो, या बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी या बीजेपी पक्ष में बैठेगी, तो उस वक्त क्या होगा कि 5-6 मुद्दे ऐसे हैं जो फिक्स हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, किसानों की समस्या, और आपकी बिजली, पानी एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये 5-6 समस्याएं ऐसी है। उसके ऊपर जो भी विपक्ष में बैठेगा वो जोर शोर से चर्चा करेगा। जैसे मान लो अभी 4 लड़कों ने आपके अलवर में बेरोजगारी के कारण से आत्महत्या की। अब वो बेरोजगारी के कारण से है या कोई और पारिवारिक कारण है ये पता नहीं है, पर वो 4 जो लोगों ने आत्महत्या की उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस के लोगों ने की। सब 4, ये राहुल गांधी ने भी कहा और बाकी स्टेट के सब लोगों ने भी कहा। अब वो उनका कारण पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, किस मानसिकता से उन लोगों ने आत्महत्या की है। तो ये एक सिचुएशन है कि भी ये तो विपक्ष में बैठते हैं तो ये सब चर्चा करते ही हैं। चाहे आपने अशोक जी ने भी, चौधरी साहब ने कहा कि साहब ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो और ये अपनी उपलब्धियां बताएंगे। ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अब तो अपनों को 11 तारीख का इंतजार के देखते हैं लोग क्या कहते हैं। जी चलिए, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ऑर्डर दोनों ने पूरे इलेक्शन को निष्पक्ष और भय वातावरण से मुक्त होकर के बताया जा रहा है कि ये पूरा जो चुनाव है बिना किसी भय के लोगों ने वोट कास्ट किया है और काफी उत्साह देखा गया।
जो तस्वीरें हम लगातार आपसे देख रहे हैं कि कोई दिव्यांग है वो कैसे चल करके आ रहे हैं, बूथ को कैसे सजाया गया है, ये वही लोकतंत्र के पर्व में लोगों के उत्साह को प्रेषित करता है, दिखाता है, दर्शाता है कि लोगों में कितना उत्साह रहा। मैं चलिए समय कम है मेरे पास में इस वक्त, मैं शंकर जी के पास जाना चाहूंगा। शंकर जी, इसको पूरी तरह से एक लोगों ने पूरे पर्व को एंजॉय किया है, जो उत्साह है वो काफी देखने को मिला। मैं दिव्यांगों की कई तस्वीरें ऐसी देख रहा था, बिल्कुल चला नहीं जा रहा, लेकिन उनकी कोई भी अगर कमजोरी या कमी रही, वो उनके उत्साह से लोकतंत्र पे काफी एक महत्वपूर्ण जो उनकी भूमिका थी वो दिखाई दी, यानी कि लाचारी पे उनका उत्साह भारी दिखाई दे रहा था। इसमें दो बातें हैं। उत्साह तो निश्चित रूप से था। मैं भी कई बूथों पर गया था, तो एक जगह मैंने भी देखा कि 80 साल से भी ऊपर की उम्र के और बुजुर्ग दोनों हस्बैंड वाइफ और बिल्कुल नए चलने की स्थिति में वो आ रहे थे। तो उसमें पुलिस के लोगों ने भी, जो वहां पर निर्वाचन विभाग के अन्य लोग थे या पुलिस के लोग थे, उन लोगों ने भी मदद की और उनको पहले ले जाकर के और मतदान कराया। तो ये उत्साह तो निश्चित रूप से सब जगह पर था, चाहे युवा हो, चाहे मिडिल क्लास का, मतलब जो बीच की उम्र का मतदाता हो या जो बड़ी उम्र का मतदाता हो। एक रिक्शे वाले को मैंने देखा जिसका पैर यूं कटा हुआ था और चलने में बड़ी भारी दिक्कत हो रही थी उसको, और लेकिन और वो, क्योंकि आप जानते हो कि रिक्शा तो कहीं खड़ा करेगा और वो लेकर के आगे और वहां तक पैदल चलना उसके लिए बड़ा कठिन था, तो वो भी आया। तो फिर उसको भी जो ये पुलिस के लोग और निर्वाचन विभाग के लोग जो भी थे उन्होंने मदद करी। तो इसमें मेरा ये कहना है कि दोनों तरफ से उस उत्साह को बढ़ाए रखने में निर्वाचन विभाग ने भी पूरी मदद की और लोगों का भी भारी उत्साह था, इसमें कहीं शक नहीं है। जगह जगह बुजुर्ग और ये वो सब लोग, और जो नए युवक हैं, जो नए मतदाता जो पहली बार मतदान दे रहे हैं, उनको तो बड़ा उत्साह होता ही है कि मेरे को पहली बार बटन दबाना है। तो इसलिए निश्चित रूप से लोगों में सब जगह सब तरह से उत्साह था, और उत्साह नहीं होता तो ये 75% के आसपास जो मतदान आपका आने वाला है वो कैसे आता। अशोक जी, 20 लाख मतदाता राजस्थान में पहली बार उन्होंने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें लिस्टिंग किया था। आप लोगों ने अभियान भी चलाया था नव मतदाताओं को लेकर के, कुछ रुझान रहा उनका? देखो कि नए मतदाताओं की बात आती है तो नव मतदाताओं को जिस प्रकार से आप देखेंगे प्रकार से, तो वो वोट देने के लिए जा रहा है। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि यदि कोई बुजुर्ग उसके परिवार में है तो उसका पोता देखो उसको गोदी में लेके जा रहा है, कि मैंने खुद ने देखा था हाथों में, वहां मतदान करने जा रहा था उस समय, और वहां मतदान तक लेके जा रहे थे। जिस प्रकार से आप देखिए वर्तमान में आप क्षेत्र में देखिए कि किस प्रकार से आपका मतदान का जो प्रतिशत का जो जनता जागरूक हो रही है, और वो मतदान के लिए करने के लिए आए, चाहे कोई दिव्यांग में हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे अपना ग्रामीण पृष्ठभूमि में आने वाला कहीं भी जो, चाहे किसान वर्ग का हो, वो सभी भी आकर के बढ़ चढ़ करके आकर के वो मतदान करते हैं। और वो चाहते हैं कि हमें जो नई सरकार किसी भी प्रकार से जो अब नया आएगा सरकार आए, वो हमें किस प्रकार से, हमें किसानों की समस्या हो, चाहे युवाओं की समस्याओं से संबंधित, रोजगार से संबंधित हो, और कानून व्यवस्था से सुशासन व्यवस्था देश के, उनको हम वोट देंगे। तो ये एक चुनने का लोकतंत्र है और लोकतंत्र का एक पर्व है। उस पर्व को देखते हुए जो प्रकार से जो वोटिंग जो आ रही है, वो ये आप वर्तमान के हिसाब से देखेंगे, और साथ में और भी कई तरीकों से अपन देखेंगे तो किस प्रकार से वोटिंग का जो परसेंटेज जो आज देखा जा रहा है, सुबह से आप यदि 9 बजे से देखेंगे तो आपका 6% के लगभग आ रहा था। जैसे जैसे आप बढ़ते गए आपकी 11 बजे के लगभग आपका 22% आया, फिर उसको आप देखेंगे तो 41% आया, फिर बाद में 59% आया, अब 72% आ रहा है। तो लास्ट का जो आएगा उसमें आप देखेंगे कि इसमें आप 75 या 76 के लगभग आएगा, या 77 भी आ सकता है। तो मतदान के लिए आप जो मतदाता है वो परिपक्व हो रहा है, और परिपक्व होकर के आप वोट दे रहा है, और वो देखता है कि किस प्रकार से कौन सी सरकार आएगी जो हमारे लिए क्या क्या फ्लेक्सिबल योजनाएं लेके ला सकेगी। तो इस प्रकार का वर्तमान का जो चुनाव है 2018 का, आप देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आप उसको मैंडेट मिला, और उसको दोबारा से उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। जो आपकी योजनाएं हैं, जो आपका मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग हम जितने भी अपने विकास कार्य कर सकते हैं, जो पिछली बार भी किया था, आगे जो मैनिफेस्टो हमारा है उसके अनुसार भी हम कार्य करेंगे, और जनता को हम एक सुशासन दे सकेंगे। उनके लिए एक जितने भी कल्याणकारी होगी उनको देने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी। जी चलिए, दोनों ही पार्टियों की ओर से चीफ कैंपेनर्स को एक तरह से राजस्थान के इस जंग में झोंका गया। महासमर जो रहा हो उसमें बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम नेताओं की सभाएं रही और सभा बड़े पैमाने पे हुई, बड़े स्तर पे रही है। मैं शंकर जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। चलिए, हमने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात की, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, अमित शाह, इनकी बात की। चले, इनको भी अगर छोड़ दें तो दोनों ही पार्टियों से की ओर से जमकर के ताकत लगाई गई। एक सभा और रोड शो, मैं दो चीजें देखता हूं। हालांकि रोड शो पहले भी कई बार होते रहे, इंपैक्ट की अगर बात करें तो रोड शो का ज्यादा दिखाई देता है या सभा का? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो ये अभी
जैसी सिचुएशन है। पहले किसी जमाने में ऐसा था कि नेताओं के बोल के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ होता था, तब तो लोग उनका भाषण सुनने के लिए आते थे और बात करते थे। लेकिन जैसे मान लो माननीय वाजपेयी जी थे या इंदिरा जी थी या जवाहरलाल नेहरू थे या उस जमाने के और नेता थे, उनको सुनने के लिए तो लोग आते थे। पर आज की तारीख में जो मेरा मानना यह है कि रोड शो जो होता है ना, उसका इम्पैक्ट लोगों में ज्यादा आता है बजाय उसके ये मीटिंग करने का। मुझे याद है एक बार कि 1998 के आसपास में 2-3 बार लगातार चुनाव हुए थे ना लोकसभा के, तो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें क्या है कि एक बार भार्गव साहब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव बिल्कुल उठ नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि चुनाव में पता ही नहीं लग रहा था कि चुनाव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कार्यकर्ता भी सुस्त बैठा था। तो भैरव सिंह जी बीच में मुख्यमंत्री थे, भैरव सिंह जी आए तो भैरव सिंह जी ने कहा कि कैसा चल रहा है चुनाव। तो हमने कहा साहब चुनाव तो बिल्कुल बैठा हुआ है, कोई कार्यकर्ता उठ नहीं रहा, चुनाव चल नहीं रहा, ऐसी स्थिति हो रही है। तो कई देर वो चुप रहे। तो उन्होंने उसके बाद में कहा भी कल मेरे पास 3 बजे 2 बजे तक का टाइम है, उसके बाद मुझे फलानी जी की मीटिंग में जाना है। तो ऐसा करो कि सुबह मैं गोविंद जी के मंदिर से दर्शन करके और मैं जनसंपर्क एक दुकान पे खुद जाऊंगा। और वो प्रयोग ऐसा सफल रहा, पहली बार मैंने देखा कि सारा हजूम उमड़ पड़ा और भैरव सिंह जी के पीछे हजारों लोग हो गए। 100, 200, 300, 400 कार्यकर्ता थे और हर एक आदमी, वो खुद का उनका व्यवहार भी ऐसा था। तो सब लोगों ने कहा अरे भाई तुम दुकान पे बैठे रहोगे क्या? तो सब लोग उठ करके उनके साथ चले और एक हजूम बन गया और एकदम से चुनाव उठ खड़ा हुआ। तो मेरा तो अपना मानना है, मेरी अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन है, मीटिंग का भी अपना महत्व है, ऐसा नहीं है। मीटिंग के अंदर मैसेज आता है तो एक साथ बहुत सारे लोगों की बात अपनी चली जाती है। लेकिन जहां पर्टिकुलर एक जगह को फोकस करना हो, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में किया, तो वाराणसी की 8 सीटें थी, 8 सीटें थी, तो उन 8 सीटों को फोकस करना है तो उनके अंदर उन्होंने जबरदस्त वो रोड शो किया। तो इस तरह से रोड शो करना मेरे हिसाब से ज्यादा आज की तारीख में ज्यादा प्रभावी और ज्यादा तामझाम की भी आवश्यकता नहीं है। और जो बात कहना चाहते हैं वो तो टीवी के और न्यूज़पेपर के माध्यम से आई जाती है। जी, एक सोशल मीडिया की मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पे सोशल मीडिया का एक नया ट्रेंड आया है अभी। पहले चलिए जब आपके पास स्मार्टफोन नहीं होते थे तो उस वक्त चलते थे कि आपको किसी ने एसएमएस किया, उसको देख लिया कि अमुक पार्टी या अमुक प्रत्याशी का हमारे पास एसएमएस आया। लेकिन अब व्हाट्सएप के जरिए, वॉइस कॉल के जरिए एक नया, और फिर कुछ फेक कंटेंट्स को लेकर के भी बड़ा सरदर्द रहा पूरे इलेक्शन कैंपेन में। देखें इसका कितना असर, कितनी गहराई, कितनी छाप। अगर मान लो यूथ पे भी अगर बात करें तो युवा मतदाताओं की जो संख्या है वो 18 से 45 साल तक की उम्र के जो हैं उनकी 65% है। देखिए ऐसा है कि ये जो चीजें हैं ना, ये हर एक आदमी को हर चीज का पता नहीं होता है। तो इसलिए ये बातें, तो जो मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो बहुत अधिक है, एकदम डायरेक्ट आदमी के उस तक है। लेकिन उसका जो गलत इम्पैक्ट और गलत जो फेक न्यूज जाती है या जो गलत चीजें जाती है उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो वो जो मिला जुला असर रहता है उसका, कभी कभी गलत चीज चली जाती है तो किसी को फैक्ट पता होते नहीं है और वो उसी के ऊपर रिलाई करने लगता है। और कभी जो अच्छी बात है जो लोगों को कम्युनिकेट करनी हो तो सरकार की तरफ से भी, जैसे निर्वाचन विभाग के भी अभी बहुत सारे एसएमएस आए या और आए, तो फिर उसका असर होता है। कुल मिलाकर के एक बात कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का असर जबरदस्त है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो विषय अलग है, या फेक न्यूज है या सही न्यूज है उसका विषय अलग है, लेकिन इसका चर्चा तुरंत होती है और इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। चले तो सत्ता का महासमर में बस इतना ही। आप लगातार हमारे सत्ता का महासमर देखते रहे। कई कंटेंट्स को लेकर के हमने चर्चा भी की और आपको कोशिश की कि हम उस तह तक पहुंचाने की कोशिश करें, या फिर जो कंटेंट हम हमारे पास में उपलब्ध करा सकते थे आप तक, वो पूरा कराने की कोशिश की है। तो चले आज सत्ता का महासमर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।